हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन अकेडमी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उससे पहले हम लोगों ने चैप्टर को ख़त्म किया है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब आ गए हैं तो अब उसके एप्लीकेशन को ही पढ़ते हैं। मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ ये बस एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं, जिसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब क्या क्या एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर में हम जानते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में तो हमको पता चल गया कि किस तरीके से जीन को चेंज करके, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को चेंज करके हम अपना डिज़ायरेबल कैरेक्टर देख सकते हैं। हमको जो जो प्रोडक्ट चाहिए हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो अब चलिए इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मेनी एप्लीकेशन सच एज बायो पैरामेथिकल थेरेपेटिक्स हो गया, डायग्नोजिस्ट हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, प्रोसेस फूड, बायो रेमिडेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कौन कौन से एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि बायो पैरामेडिकल का मतलब होता है कि हम मेडिसिन वाली जो कंपनी है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी बीमारी को। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब हम किसी क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस फूड, जो भी हम फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं मार्केट से लेके, उसको भी हम प्रोसेस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प दे सकते हैं। बायो रेमिडेशन का मतलब होता है कि जो कुछ भी जो वेस्टेज हैं उसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली मीन्स माइक्रोब्स की हेल्प से जितनी भी वेस्ट ट्रीटमेंट है, एनर्जी प्रोडक्शन करना हो तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया। बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं। पहला, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब्स और एंजाइम। हमको प्रोवाइड करना पड़ता है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, कि हम प्रोवाइड करें बेस्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन को क्या करे, प्रोसीड करे, उसको बढ़ा दे उसके रेट को। और हम वो कैटलिस्ट किसके फॉर्म में, हमको यहाँ पे क्या करेंगे, या हम एंजाइम यूज़ करेंगे या माइक्रोब यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन हो वो क्या हो, हाई हो। ठीक है, ये रेट को बढ़ा देते हैं। जो हम बेस्ट कैटलिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे इस रिसर्च एरिया में, वो क्या करेंगे कि जो हमारे प्रोडक्ट है, जो भी हमने रॉ मटेरियल लिया उसका प्रोडक्ट क्या करे, बढ़ा दे। वो जो बेस्ट कैटलिस्ट क्या हो सकता है, वो माइक्रोब्स हो सकता है या फिर एंजाइम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट। हम क्रिएट करेंगे क्या, ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, हम कंडीशन ऐसा, ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब कि हम पीएच मेंटेन करेंगे, जो भी टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो होगी, ऑक्सीजन का नीड उसको करेंगे, एसिड बेस जितनी भी चीज़ें हैं हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिमम कंडीशन देंगे। किसके थ्रू देंगे, इंजीनियरिंग करके। ठीक है, इंजीनियरिंग इन द सेंस कि हम बहुत सारे टेक्निकल यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा कैटलिस्ट है वो काम अच्छे से करे। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम कैटलिस्ट तो डाल दिए, सब कुछ सही है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, जो एंजाइम है, माइक्रोब्स है, उसकी डेथ हो सकती है। तो हमको ऑप्टिमम कंडीशन देना है, हमको सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे वो पीएच हो सकता है, चाहे टेम्परेचर हो सकता है, एसिड बेस हो सकता है, जितनी भी ऑक्सीजन की एबिलिटी है, क्योंकि माइक्रोब है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। जैसे हमको ज़रूरत है ऑक्सीजन की हर वक्त, उस तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो हमको अपना ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना है, जिस वजह से जो हमारा कैटलिस्ट है वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके प्रोडक्शन बढ़ाने में। ठीक है, थर्ड है डाउन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्निक में क्या होता है कि यहाँ पे सेपरेशन होगा, जो प्रोडक्ट हमने बना लिए हैं, और फिर प्योरीफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ होती है, एक सेपरेशन होता है, दूसरा क्या होता है, प्योरीफिकेशन होता है। जो भी हमने अपना प्रोटीन या फिर कोई भी कंपाउंड जो हमने ऑब्टेन किया है, अपना बेस्ट कैटलिस्ट देके, अपना ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करके, अपना जो रिकम्बिनेंट डीएनए का जीन दिया है अपने होस्ट को, सब कुछ हमें क्या करना है, लास्ट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि जो भी रहेगा प्रोडक्ट हम उसको सेपरेट करेंगे, फिर उसको अच्छे से प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए दे सकते हैं, तब हम इसको बाद में फिर मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो ये सारे एप्लीकेशन से रिसर्च, क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं, ये जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को शो करते हैं। आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अब क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में हैं। ठीक,
चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। हमारा जो एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन होगा यही होगा कि हम जो फूड प्रोडक्शन जो हम खा रहे हैं उसका प्रोडक्शन हाई टू हाई करें, ताकि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है हम उसको सर्व कर सकें, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है, लैंड नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ना। तो हमको सबसे ज़्यादा जो कमी रहेगी वो हमको खाने पीने में रहेगी। हमारी बेसिक नीड फूड है, तो हम फूड को प्रोडक्शन कैसे हाईली करें, ठीक है। 3 ऑप्शन है। पहला है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकेंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग, थर्ड है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। जो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, नाम से ही पता चल रहा है कि एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब कि हम इस एग्रीकल्चर में क्या केमिकल्स यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर के तौर पे, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऐसा लग रहा है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लिविंग, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि हम किसी जैसी लिविंग चीज़ को यूज़ करके हम अपना फूड प्रोडक्शन करा रहे हैं। थर्ड है, नाम से पता चल रहा है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, कि हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब कि हम जीन में चेंज, इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम छेड़खान कर रहे हैं, ठीक है। हम किस में चेंज कर रहे हैं, जीन में चेंज कर रहे हैं, कि हम क्रॉप के जीन में चेंज करके हम अपनी जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहते हैं, जो प्रोडक्शन चाहते हैं, जितनी यील्ड चाहते हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि करके। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, इसमें हम क्या करते हैं, इट यूजेस द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। हम लैंड में खूब फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन हो बहुत हाई हो, ठीक है। ये मार्केट में बिकते हैं फर्टिलाइजर, तो हम उसको खरीद के फिर हम अपने खेतों में इसको डालते हैं। और साथ में क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड, की जो मतलब कीड़े हैं जो प्रोडक्शन को मतलब क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, जो उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स को, ठीक है। वो भी आर्टिफिशियली हम मार्केट से खरीदते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे फर्टिलाइजर लें चाहे हम पेस्टिसाइड मार्केट में। कॉजेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब फर्टिलाइजर है तो एक बार तो हमारे प्रोडक्शन अच्छा हो गया फर्टिलाइजर से, ठीक है, लेकिन जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो रही है ना, खराब हो रही है, उसकी फर्टिलिटी बेकार हो रही है, लैंड को खराब कर रहा है, सॉइल में प्रॉब्लम हो रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। पेस्टिसाइड वगैरह तो मर रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा क्रॉप है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी इसका इफेक्ट जा रहा है। तो ये एक्सपेंसिव के साथ साथ ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, इसीलिए फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से या फिर हम ऑर्गेनिक तरीके से, इसमें हम किसी तरीके की हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं करते, ना फर्टिलाइजर ना हम पेस्टिसाइड, ये सब यूज़ नहीं करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जितना ज़्यादा अच्छा उससे ज़्यादा क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये बहुत कम लोग इसको एफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इस चैप्टर का मेन मोटो यही है कि ये बायोटेक्नोलॉजी के कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उनका है। तो ये है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर की, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। नाम से ही लग रहा है कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कि इसमें हम जीन में चेंज कर रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया जा रहा है क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर पे, ठीक। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट यूजेज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसमें क्या करते हैं, जो क्रॉप होता है उनका हम क्या करते हैं, जीन को चेंज करते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं उसको। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ कहते हैं, आर द प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल हुज जीन आर अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब कोई चीज़ को चेंज करना, ठीक। कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दिया गया है, जीएमओ का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, एनिमल हो सकता है, हुज जीन आर अल्टर्ड बाय, हम जिसके जीन को बदल रहे हैं, चाहे प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल हो गया, हम उसके जीन को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हाईली अपना प्रोडक्शन करना है एग्रीकल्चर में, हमको जो फूड प्रोडक्शन उसको दुगना तिगना बढ़ाना है उसको, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्लांट हो गए, चाहे बैक्टीरिया, चाहे फंजाई, एनिमल, उसके जीन में हम चेंज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट चलते हैं, एडवांटेज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन प्लांट, कि क्या क्या एडवांटेज हैं जो हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं किसी प्लांट के अंदर, कि हम जो जीन को चेंज कर रहे हैं, जीन को अल्टर कर रहे हैं किसी प्लांट में, तो उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। अब उसके बारे में पढ़ते एक एक करके। फर्स्ट, इट मेक्स द क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबैटिक
स्ट्रेस लाइक कोल्ड हो गया, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट एक्सेट्रा। ठीक है, जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारा प्लांट है या क्रॉप है उसमें हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। ठीक है, उसके जीन में चेंज करते हैं ताकि जो हमारा क्रॉप है वो मोल टॉलरेट हो जाए, उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाए। ठीक है, किसके अगेंस्ट, जो एबैटिक स्ट्रेस है, जैसे कि ठंड में अगर हम वीट को बोते हैं, मतलब कि गेहूं की खेती में क्या होता है, अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। कोल्ड के लिए उसके अंदर क्या आ जाए, रेजिस्टेंट आ जाए, टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाए, ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, पानी नहीं आ रहा है, बरसात नहीं हो रही है, तो क्या हो जाए, उसके अगेंस्ट भी उसके अंदर क्या आ जाए, टॉलरेंस आ जाए। ठीक है, उसके अंदर ये कैपेसिटी हो जाए कि वो सर्वाइव कर जाए, चाहे सॉल्ट हो जाए, चाहे खूब टेम्परेचर ज़्यादा है, खूब गर्मी पड़ रही है। तो हम क्या करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं क्रॉप को, ताकि चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी खूब पड़ रही है, चाहे बरसात नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो, हमारा जो क्रॉप हो खराब ना हो। ठीक है, सूखे ना, हमको प्रोडक्शन हमारा मिले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप रिड्यूसेस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, कि हम अपना ऐसा क्रॉप बनाएं कि उस पर कीड़े मकोड़े बाहर से लगे ही ना, हमारे क्रॉप को खाएं ही ना, हमको क्या यूज़ ना करना पड़े, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ ना करना पड़े। तो हम अपने क्रॉप को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाएं, क्योंकि अगर हम जीन में चेंज कर रहे हैं तो हम तो और सारी क्वालिटीज भी चाहेंगे। क्रॉप का ये मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सिर्फ हमको प्रोडक्शन चाहिए, नहीं, हमें तो अपने क्रॉप को हर एक चीज़ से बचाना है, चाहे मौसम हुआ, ठीक है, क्या क्या वेदर में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे क्रॉप पे इफेक्ट जाएगा, चाहे ठंड हो, चाहे ज़्यादा गर्म पड़ जा रही हो, चाहे बरसात ही नहीं हो रहा हो। और सबसे ज़्यादा किससे हमको बचाना है, पेस्ट से बचाना है, जो कीड़े मकोड़े हैं हमारे क्रॉप को खा ही ना जाए। पता चल रहा है कि हम सारी चीज़ें दे रहे हैं उसको टाइम टू टाइम, चाहे वाटर हुआ, चाहे हम उसको मैन्योर दे रहे हैं, हम टाइम टू टाइम सब कुछ दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कीड़े लग गए हैं तो वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको अपना क्रॉप ऐसा बनाना है कि जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, हमको बाहर से किसी भी यूज़ ना करना पड़े केमिकल पेस्टिसाइड। तो अपने क्रॉप को हम पहले से ही क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे, ताकि हमारा जो क्रॉप होगा पेस्ट रेजिस्टेंट होगा। ठीक, और जब हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारे यूज़ करने से जो हम आर्टिफिशियली पेस्टिसाइड यूज़ करते थे केमिकल, जिससे क्या होता था, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अगर हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाएंगे तो जो हमारा इन्वायरमेंट होगा वो भी पोल्यूशन से बच जाएगा। तो इससे दो बेनिफिट हुए हैं, एक तो हमारा क्रॉप बच जाएगा, दूसरा जो इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब नहीं होगा, उसमें जो पोल्यूशन है वो भी ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, इट रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है, ये क्या करेगा, कम करेगा। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है कि जब हार्वेस्टिंग वाला टाइम होगा, जब हमको अपना यील्ड निकालना है, अगर मान लीजिए हमने गेहूं बोया है ठंड में, और उसके बाद क्या होगा, अप्रैल के महीने में हमें वो गेहूं काट के उससे अपना प्रोडक्ट लेना है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से हमको बचाएगा, कि मतलब जो प्रोडक्शन होगा आखिरी के महीने में कहीं कम ना हो जाए। तो इससे भी हमको क्या बचाएगा, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से, कि हमने जो जीन में चेंजेस किए हैं प्लांट की, इसकी वजह से हमको जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का जो दिक्कतें थी वो भी उससे बच जाएगी। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, इट प्रिवेंट अर्ली एक्सुएशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। ये इंक्रीज करता है क्या, जो इफिशियंसी है मिनरल यूजेस की प्लांट की, जैसे कि जो सॉइल होगा उसकी भी धीरे धीरे, जब हम किसी भी लैंड पे बार बार क्या करेंगे, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लांट ग्रो करा रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, तो उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी वो भी कम होगी। तो हम ऐसा प्लांट बनाएं जो जेनेटिकली मॉडिफाई करके, कि जो इफिशियंसी है मिनरल की सॉइल में, सॉइल इनफर्टाइल कब होगा, जब उसके जो मिनरल्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर की लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, जब ये सारे मिनरल सब कुछ खत्म हो जाएंगे तो वो क्या होगा, इनफर्टाइल सॉइल हो जाएगा। इनफर्टाइल इन द सेंस कि हम कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो उस पर सही से ग्रो नहीं होगा, हमारा जो प्रोडक्शन का यील्ड है वो कम आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप किया है वो क्या करेगा, वो मिनरल की जो यूजेस है प्लांट के द्वारा उसको क्या करेगा, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाएगा, तो जिसकी वजह से जो हमारा सॉइल होगा उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। हम यहाँ पे कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो सॉइल की जो फर्टिलिटी वो खराब हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या कर रहे हैं, प्लांट यूज़ कर रहे हैं, क्रॉप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मिनरल का लेवल है सॉइल में उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो दो प्रॉफिट हो रहे हैं, एक तो क्रॉप भी हमारा अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, हमारा उसका यील्ड भी अच्छा होगा, दूसरा क्या होगा, हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी एक सुटेबल कंडीशन दे रहे हैं, उसको भी बचा रहे हैं, पोल्यूशन से बचा रहे हैं, कहीं कहीं उसकी फर्टिलिटी ना खराब हो जाए सॉइल की, उसको बचा रहे हैं। सॉइल पोल्यूशन नहीं इसको कहते हैं, हम सॉइल पोल्यूशन से भी बचा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो भी किया गया है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, इट इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, एग्जाम्पल गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच राइस। ठीक है, ये क्या करता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं या प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब तक तो ये क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, अब तक ये इन्वायरमेंट
को बचा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल जो है, उसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि अगर बीमारी हो गई किसी को, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं रतौंधी, रात में जिसको नहीं दिखता है। ठीक है, ये नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी विटामिन ए की वजह से जो होती है, तो उसको गोल्डन राइस जरूर खाना चाहिए, जिससे ये बीमारी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, विटामिन ए की जो कमी है उसके अंदर वो पूरी हो जाए। तो ये जो विटामिन ए का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाता है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एग्जाम्पल दिया है गोल्डन राइस। ठीक, आगे चलते हैं। टू क्रिएट टेलर मेड प्लान टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, स्टार्च, फ्यूल, पैरामेथिकल एक्सेट्रा टू इंडस्ट्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसा प्लांट बनाए जो टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव सोर्स, जैसे कि स्टार्च हो गए, फ्यूल हो गए, ये सारी चीज़ें हम ऐसा प्लांट बनाए टेलर मेड कि खुद वो प्लांट हमको सारी चीज़ें दे, जैसे स्टार हो गया, फ्यूल हो गया, पैरामेथिकल। ठीक है, किसको दे, इंडस्ट्रीज को दे। ठीक, ऐसा प्लांट बनाए। कहीं ना कहीं हम ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से बना रहे हैं कि हमको न्यूट्रिशन वैल्यू में भी हेल्प कर रहा है, हमारे इल्ड भी बढ़ा रहा है, सॉइल को भी बचा रहा है इनफर्टाइल होने से। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को भी बचा रहा है। अब इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहा है क्या, टेलर मेड प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, ताकि वो सप्लाई कर सके अल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं फ्यूल के, स्टार्च के, ताकि हम इंडस्ट्रीज को ईजिली दे सकें। नेक्स्ट चलते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। ठीक है, आप क्या है वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो कीड़े मकोड़े हमारे क्रॉप को नहीं खाएंगे। हम कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट दे एक्ट टू दी बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, जीन को जब चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक जब भी कोई अगर प्लांट है, अगर उस पर क्या लग रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े लग रहे हैं, हम अपने प्लांट को इतना जेनेटिकली मॉडिफाई करके इतना रेजिस्टेंट बना देंगे कि जो ये कीड़े बाहर से खाएंगे ना, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड। हम बाहर से कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे, लेकिन अपने प्लांट को क्या कर रहे हैं, उसको इतना रेजिस्टेंट बना दिए कि वो खुद ही उसको मार दे रहा है। तो इसे कहते हैं बायोपेस्टिसाइड। नेक्स्ट चलते हैं, इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। जब हम अपने प्लांट को रेजिस्टेंट बना देंगे किसी भी पेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है, तो क्या होगा, हमको ये जो इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करते थे हम बाहर मार्केट से खरीद के, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते थे, तो उसका क्या होगा, यूज़ क्या हमको करना ही नहीं पड़ेगा, तो रिड्यूस हो जाएगा, उसका यूज़ हमको करना ही नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। ठीक है, ये बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, ठीक है, राइस हो गया, टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, सोयाबीन, ये सब को क्या कर दिया, हम लोगों ने पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया कि जो इनके ऊपर पेस्ट लगते थे, कीड़े मकोड़े लगते थे, अब वो लगेंगे ना, तो वो ये प्लांट खुद अपने आप को क्या करेंगे, डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब वो उनके ऊपर लगेंगे, उन पर जो फीड करे, जब खाए, उनकी पत्तियाँ खा रहे हैं, उनके फ्रूट्स खा रहे हैं, उनके फ्लावर्स खा रहे हैं, तो क्या खुद डेथ हो जाए उनकी। तो ऐसा होता है बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक, आगे चलते हैं, बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन क्या है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कैसे हम कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं, कि उसके ऊपर जो भी आके ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनकी डेथ कैसे हो जा रही है। चल के स्टार्ट करते हैं। सम स्ट्रेन ऑफ द बैसिलस थीरोजेनेसिस हैव प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट लाइक कोलियोपेट्रॉन, जिसे हम पिटल्स कहते हैं, लिपेडोपेट्रॉन, टोबैको बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, एंड डाईपेट्रॉन, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। जैसे कि हमने देखा कि बैसिलोथीरोजेनेसिस ये क्या है, ये एक तरीके की बैक्टीरिया है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, बैसिलोथीरोजेनेसिस। ये जो बीटी लिखा जाता है ना आगे, बीटी बीटी, ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है बैसिलोथीरोजेनेसिस। अब हर जगह तो इतना बड़ा नाम तो लेके बोलेंगे नहीं कि बैसिलोथीरोजेनेसिस कॉटन, नो, ये पॉसिबल नहीं है ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म करके बीटी कर देते हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, कि ताकि इससे पता चले कि हम इस बैक्टीरिया की हेल्प से रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं इस प्लांट को। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सम जो स्ट्रेन है, कुछ इसके जो स्ट्रेन है, जो बैसिलस थीरोजेनेसिस बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन से, क्या स्ट्रेन की कुछ प्रोटीन की मदद से हमने क्या किया कि कुछ इंसेक्ट को ख़त्म कर दिया। इंसेक्ट का मतलब ये पेस्ट है, पेस्ट है क्रॉप के लिए। तो हमने देखा कि जो कुछ स्ट्रेन लिए बैसिलस थीरोजेनेसिस की, जिसकी प्रोटीन की वजह से हमने इसके स्ट्रेन की प्रोटीन की हेल्प से हमने किल किया कुछ इंसेक्ट पेस्ट को। जैसे दिया गया है कोलियोपेट्रॉन, जिसका क्या है, बेटल पेस्ट है। ठीक है, डाईपेट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या आएंगे, टोबैको, बर्डवर्म, आर्मी वर्म। ठीक है, फिर डाईपेट्रॉन हो गया, ठीक है, इसमें आएगा फ्लाई और मॉस्किटो। तो जैसे इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ, जैसे कोलियोपेट्रॉन जो है उसमें बिटल्स हैं, याद नहीं होगा तो याद रखिए, सी स्टार्टिंग है कोलियोपेट्रॉन, तो बिटल है बी,
तो इससे याद हो जाएगा कि कोलियोपेट्रॉन बीटल्स होगा। लेपिडोप्टेरॉन है, लिपिडोप्टेरॉन, उसमें क्या होगा, टोबैको बर्डवर्म हो गया और आर्मी वर्म हो गया। एक टोबैको बर्डवर्म हो गया और दूसरा आर्मी वर्म। यहाँ पे वर्म है एक साथ, तो जो वर्म वाले रहेंगे वो एक साथ रहेंगे दो। और डाईपेट्रॉन से लग रहा है कि दो चीज़ हैं इसमें, डायापेट्रॉन लग रहा है कुछ दो है। तो एक फ्लाइज हो गया, एक मॉस्किटो। इनके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पेस्ट रेजिस्टेंट की क्या है, क्रॉप्स है। ठीक है, ये इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि हो गया, इनकी कैटेगरी है कोलियोपेट्रॉन जो कि बीटल्स हो गया, लिपेडोपेट्रॉन जो हो गया टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म हो गया, एंड डायापेट्रॉन जिसको फ्लाइज बोलते हैं या फिर मॉस्किटोज के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बैसिलस सीरोजेनेसिस फॉर्म एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जिसे बोलते हैं बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ फेज ऑफ देयर ग्रोथ। इट डज नॉट किल द बैसिलस एज इट एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ठीक है, क्या होता है कि जो ये बैसिलस सीरोजेनेसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी में इतना हेल्प कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को रेजिस्टेंट बना रहे हैं पेस्ट के अगेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बैसिलस सीरोजेनेसिस हैं ये फॉर्म करते हैं कि इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इनके अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ना, इनके अंदर पहले से क्या होता है कि प्रोटीन एक होता है। इंसेक्टिसाइडल मीन्स इंसेक्ट को मारने के लिए इनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन के क्रिस्टल बनने लगते हैं। कब बनते हैं, जब इनका ग्रोथ फेज होता है, जब वो छोटे होते हैं उनके अंदर क्या ही बनने लगते हैं कि इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जिसे हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं। बीटी टॉक्सिन इन द सेंस ये जहर नहीं है बैक्टीरिया के लिए, लेकिन अगर कोई और इसको क्या करे, फीड कर ले, तो उसके लिए जहर हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जो बैसिलस सीरोजेनेसिस है वो फॉर्म करता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, इंसेक्टिसाइडल का मतलब इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन। ठीक है, उसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल ड्यूरिंग द फेज ऑफ दियर ग्रोथ। जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है ना, उसी टाइम, ठीक, उसी टाइम उसके पास क्या होता है, इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन उसके अंदर बनता रहता है। लेकिन ये बैक्टीरिया को नहीं मारता, अगर कोई और इसको फीड कर लिया तो उसको मार देगा। उसके लिए क्या है, टॉक्सिन है, जहर है। इट डज नॉट किल द बैसिलस एज इट एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ये जो बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको लिखा गया है प्रोटॉक्सिन। ठीक है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, लेकिन अदर इंसेक्ट जो इसको फीड करेगा उसकी डेथ हो जाएगी। आगे चलते हैं, व्हेन इंसेक्ट ingest the toxin it become active due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystal। ठीक है, जब कोई इंसेक्ट क्या करे, इस टॉक्सिन को खा लेता है, उसके अंदर चला जाता है, तो ये एक्टिव हो जाता है। कब एक्टिव होता है इंसेक्ट की बॉडी में, जब उसको अल्कलाइन पीएच मिलता है, मतलब कि इसका जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में नहीं करेगा, ये बेसिक मीडियम में करेगा। इसका जो ये टॉक्सिन है, इसका क्या होता है, ये एक्टिव होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या होता है, इनएक्टिव। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया क्या है, एसिडिक है, उसका पीएच लो है। अगर जैसे ही उसको पीएच मिल जाएगा उसके फॉर्म का बेसिक या अल्कलाइन, तो क्या हो जाएगा कि टॉक्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बट बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब कोई इंसेक्ट क्या करे, उसे खा ले, इस टॉक्सिन को इंजेस्ट कर ले, तो क्या होता है, जो उसका मिड गट होता है, ये जो गला है ना, ये गट, इसे बोलते हैं मिड गट, उसके वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे अल्कलाइन पीएच होगा। जो पीएच होगा ना वो 7 से ज़्यादा होगा। तो क्या होता है, ये जो क्रिस्टल होंगे सोलबलाइज होने लगेंगे, मतलब गलने लगेंगे, एक हिसाब से क्या होगा, वो एक्टिव होने लगेंगे। ठीक है, टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिडगट ऑफ इपिथेलियम सेल क्रिएटिंग पोर। इट कॉजेज द सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड डेथ ऑफ द इंसेक्ट। क्या होता है कि जब इंसेक्ट उस क्रिस्टल को खा लेगा, उस टॉक्सिन को खा लेगा, ठीक है, जो पहले से कहाँ प्रेजेंट था, बैक्टीरिया की बॉडी में बन रहा था। ठीक है, बैसिलस सीरोजेनेसिस की बॉडी में, उसमें क्या था, वो इनएक्टिव था, प्रोलैक्टिन। लेकिन जब कोई इंसेक्ट क्या करे, उसको अपने मुंह में गलती से ले लिया, या फिर वो कुछ क्रॉप फीड कर रहा था, उससे उसके बॉडी में चला गया, तो क्या होगा, वो ये जो टॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाएगा। इसलिए एक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसको अल्कलाइन पीएच मिल रहा है। कहाँ पे, इंसेक्ट के जो मिड गट है उसके एपिथेलियम में क्या मिल रहा है, उसको अल्कलाइन पीएच मिल रहा है, पीएच उसका 7 से ज़्यादा है। तो क्या करेगा, ये जो टॉक्सिन है सोलबलाइज हो जाएगा, गलने लगेगा। ठीक है, ये टॉक्सिन क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा जो इंसेक्ट के जो मिड गट वाला पार्ट है, एपिथेलियम जो लेयर है ऊपर की मिड गट वाले पार्ट की, वहाँ पे बाइंड करेगा और वहाँ पे क्या कर देगा, पोर्स कर देगा, छेद छेद सा कर देगा, होल बना देगा। ठीक है, इस तरीके से, जिसकी वजह से जो सेल होंगे मिड गट के, उसके क्या होने लगेंगे, स्वेलिंग होने लगेगा। और स्वेलिंग होने के बाद लाइसिस का मतलब वो सेल फट जाएंगे। जब वो सेल फट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। इतना खतरनाक है ये टॉक्सिन। ठीक है, ये बनता किससे, बैसिलस सीरोजेनेसिस से बनता है, जब उसका ग्रोथ होता रहता है। फिर क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म का, इसीलिए इसको लिखा गया प्रोटॉक्सिन। ठीक है, ये इनएक्टिव है, ये बैसिलस को कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे कोई इंसेक्ट इसे खा लेता है,
उसके गले में चला गया मिडगट में, तो जो इपिथेलियम वाली जो लेयर है ऊपर की मिडगट की, उस पर क्या होता है, वो अल्कलाइन मीडियम दे दिया, ठीक है, पीएच 7 से ज़्यादा हो गया, अल्कलाइन मीडियम दे दिया। ये टॉक्सिन क्या हो जाएगा, प्रोटॉक्सिन, अब कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सिन में, रियल टॉक्सिन में, ठीक है। प्रो लिखा है, प्रो का मतलब कहीं ना कहीं इनएक्टिव है, ये टॉक्सिन में बदल जाएगा। और क्या करेगा, जो इंसेक्ट है उसका जो मिड गट का एपिथेलियम है वहाँ पे बाइंड कर जाएगा, और क्या करेगा, वहाँ पे होल क्रिएट करेगा, पोर क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसेक्ट का जो मिड गट का सेल्स हैं वो स्वेलिंग कर जाएंगे, बाद में लैसिस करके मतलब फट जाएंगे, इसके बाद इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। Bt toxin gene were isolated from the Bacillus thuringiensis and incorporated into crop plants such as cotton। ठीक है, जो बीटी टॉक्सिन जीन है, जो ये प्रोटीन है बीटी टॉक्सिन की, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो रही है उसको खाने के बाद, ये कहाँ से निकाला जा रहा है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से निकाला जा रहा है। जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है, ये जो बीटी टॉक्सिन है उसके बॉडी में क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है, उसको मीडियम नहीं मिल रहा है, इसीलिए इनएक्टिव है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इसे खाएगा तो उसको अल्कलाइन, उसका पीएच मिल जाएगा, उसको अपना मीडियम मिल जाएगा, और ये टॉक्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मिड गट की जो सेल है उनमें क्या हो जाएगा, पोर्स आ जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएंगी, और सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो यही बोला गया कि जो बीटी टॉक्सिन की जीन है उसको निकाला जाता है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से। फिर इसको किस में जोड़ते हैं हम प्लांट के अंदर, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से फिर प्लांट के सेल में इसको एंटर करा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है बीटी कॉटन बोल सकते हैं, क्योंकि बीटी कॉटन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का जीन जो है कॉटन की बॉडी में डाला गया, कॉटन के प्लांट में डाला गया है, ठीक है, जिससे इसको क्या मिल रहा है, अपने इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट मिल रहा है, अपने पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जो ज़्यादा करके जो बीटी टॉक्सिन है वो क्या होते हैं, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि हम सारे प्लांट में यही जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का ये जो जीन है टॉक्सिन वाला डाल दें, ऐसा नहीं होता, सब प्लांट में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो मोस्ट ऑफ दी बीटी टॉक्सिन होते हैं, ज़्यादा करके जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के जो टॉक्सिन है ना, ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, कि इस इंसेक्ट के लिए ये वाला यूज़ करना है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। दे आर कोडेड बाई क्राइजीन। इसको किस जीन से कोड करते हैं, उस जीन का नाम है क्राइजीन, ठीक है, इसको याद रखना चाहिए कि कोड किए गए हैं कि जीन से, क्राइजीन से। एग्जाम्पल है, प्रोटीन इनकोडेड बाई क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी जीन कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म एंड प्रोटीन ऑफ द क्राई फर्स्ट एबी जीन कंट्रोल द कॉर्न बोअर। ठीक है, जैसे हमको क्या करना, कॉटन में कॉटन के बॉल वॉर्म लग रहे हैं, मतलब उसके जो फूल है, उसके जो फल हैं, बर्ड हैं, उसमें क्या लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, ठीक है, पहले ही खत्म कर दे रहे हैं, कि उसके बर्ड को ही खत्म कर दे रहे हैं जो बॉल वॉर्म है। तो कि क्या करेंगे, कॉटन में उसके ग्रोथ को कम कर रहे हैं। अगर फ्लावर नहीं निकलेगा तो कॉटन कैसे बनेंगे, कॉटन नहीं बनेंगे ना। तो क्या कर रहे हैं, जो बर्ड है उसका या फ्लावर है उसमें ही क्या लग जा रहा है, ये कॉटन बॉल वॉर्म लग जा रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा टॉक्सिन है, उसके लिए जो हमने निकाला है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से, उसका नाम है क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी। याद रहना चाहिए इसका नाम, क्राई फर्स्ट एसी रहेगा, ठीक है, एसी को फर्स्ट नंबर दो और क्राई सेकेंड एबी, ठीक है, ये सेकेंड दे दो एबी को। ये किसके लिए टॉक्सिन जीन, किसके अगेंस्ट, कॉटन बॉल वॉर्म के, हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये जब भी कॉटन बॉल वॉर्म आ जाएगा कॉटन के पास, उसको फीड करने लगेगा, उसके चाहे फ्रूट्स को, चाहे उसके फ्लावर को, किसी को फीड करने लगेगा, तो जो क्राई फर्स्ट एसी है और क्राई सेकेंड एबी है ये रिलीज होंगे, फिर इसके जो है मिडगट के एपिथेलियम से बाइंड करेंगे, पोर्स बनाएंगे, फिर सेल क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, लैसिस हो जाएगा, और ये जो कॉटन बॉल वॉर्म है इसकी डेथ हो जाएगी। तो यही सेम प्रोसीजर चलेगा जो यहाँ पे लिखा गया। जो क्राई फर्स्ट एबी है, इसके जो जीन है ये किसको कंट्रोल करते हैं, कॉर्न बोअर को, ठीक है। जो कॉर्न बोअर होंगे वो भी क्या करेंगे, कॉर्न लगा हुआ खेतों में, उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, उसको खा रहे हैं ये इंसेक्ट, ठीक है। उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि कॉर्न खेत में हो गया है, ठीक, इनका जो ये फ्रूट लग गया है इस पर क्या करते हैं, इस पर ये खाते हैं, कॉर्न को खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कॉर्न बोअर है उसके लिए कौन सा जीन है, क्राई फर्स्ट एबी, ठीक। ये जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। जब भी क्राई फर्स्ट एसी हो और उसके साथ क्या हो, क्राई सेकेंड एबी, तो ये किसके लिए है, कॉटन बॉल वॉर्म के लिए है। जब क्राई फर्स्ट एबी केवल लिखा हो तो ये किसके लिए है, कॉर्न बोअर के लिए है, तो ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, निमेटोड रजिस्टेंट इन टोबैको प्लांट, ठीक है। जो निमेटोड होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से हमको क्या चाहिए, रजिस्टेंट चाहिए, किसमें, टोबैको प्लांट पे, तंबाकू की खेती में। क्या होता है कि ना, ये जो निमेटोड है इसका नाम है मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना, ये निमेटोड की वजह से कि जो
क्रॉप होंगे, जो फसल होंगी टोबैको प्लांट की, उसके रूट्स में क्या करते हैं, ये जो नेमेटोड क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं और इसके जो यहाँ पे रूट है उसको क्या करते हैं, उसका ग्रोथ रोक देते हैं, उसकी एल्ड खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से सूख जाता है और खराब हो जाता है प्लांट। तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा टोबैको प्लांट का, ठीक है, जो भी उसका प्रोडक्ट है। तो ये नेमेटोड है, इसके अगेंस्ट क्या किया जाता है, रेजिस्टेंट बनाया जाता है टोबैको प्लांट के लिए। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ए निमेटोड जिसका नाम है मिलैडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये निमेटोड है, ठीक है। ये कभी याद नहीं रहना चाहिए कि जो टोबैको प्लांट है इसमें बैक्टीरिया से वजह हो रहा है वायरस, ना, निमेटोड की हेल्प से हो, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी हेल्प से नहीं, इसकी वजह से हो रहा है, बीमारी हो रही है टोबैको प्लांट में, जिसका नाम है मिलैडोगाइनी इनकॉग्निटा। इनफेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट कॉजिंग द रिडक्शन इन यील्ड। ये कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है कि जो टोबैको प्लांट है उसके रूट में, उसकी जड़ों में इन्फेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टोबैको प्लांट का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। क्योंकि अगर प्लांट की किसी भी पार्ट में इफेक्ट आ जाएगा, किसी भी इंसेक्ट का या फिर किसी भी निमेटोड का, किसी भी पैथोजन का, तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो निमेटोड है मिलैडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये इन्फेक्ट करते हैं कहाँ पे, टोबैको प्लांट की रूट्स में, ताकि उनका इल्ड क्या हो जाए, कम हो जाए। चलिए इसके लिए कैसे हम टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाएं इस निमेटोड के अगेंस्ट, ठीक है, जिसका नाम है मिलैडोगाइनी इनकॉग्निटा। इट प्रिवेंट बाई द आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, इसको लिखते हैं RNAi स्ट्रेटजी। हम कैसे इस टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाएंगे, उस प्रोसेस, वो स्ट्रेटजी क्या है, RNA इंटरफेरेंस। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे RNA इंटरफेयर कर रहा है, नाम से ही लग रहा है ना, RNA इंटरफेरेंस, RNAi मीन्स RNA कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, मैं पहले इसको बता दे रही हूँ, फिर इसके बाद मैं रीडिंग लगाती हूँ। क्या होता है कि जो ये निमेटोड है, इसका ही क्या होता है, इसी के स्पेसिफिक जीन निकाल लेते हैं और जो टोबैको प्लांट है उसके बॉडी में इंटर करा लेते हैं। क्या होगा कि जो निमेटोड होगा ना, ये प्रोटीन अपना बनाएगा। जब प्रोटीन बनाएगा तो इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा कि ये जो टोबैको प्लांट है कि इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये निमेटोड कैसे कॉज करेगा बीमारी, उसके बारे में बताती हूँ। ये आएगा, ठीक है, टोबैको के रूट्स में इंटर कर गया, यहाँ पे टोबैको प्लांट में इंटर कर गया, वहाँ पे क्या करेगा, अपने RNA से क्या करेगा, प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA है, ठीक है। DNA से क्या करेगा, RNA बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, ठीक है। फिर अपने mRNA से क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है। तो हमको क्या करना है, इसके जो mRNA है या फिर RNA है उसको वहीं पे कट करना, वहाँ पे रोकना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले से ही जो टोबैको प्लांट है हमारा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इसी के स्पेसिफिक जीन इसके अंदर पहले से ही डाल देंगे, ठीक है, इस टोबैको प्लांट के अंदर ही, ठीक, वेक्टर के थ्रू हम इस जो नेमेटोड है मिलैडोगाइनी इनकॉग्निटा का ही क्या करेंगे, हम जीन इस प्लांट के अंदर, जो टोबैको प्लांट है उसके अंदर पहले से डाल देंगे। ये क्या करेगा, इसका DNA किस में चेंज होगा, mRNA में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। फिर ये mRNA क्या करेगा, प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो mRNA बना हुआ है इसका डबल स्टैंडर्ड बना रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा इस तरीके से पहले से ही, ठीक है, हम वही तक उसको बनाने देंगे। फिर अगर कभी क्या करेगा, अगर फिर कभी ये जो निमेटोड खुद से, ठीक है, हमने तो पहले से बना के रखा इस प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, कि DNA से क्या बनना, mRNA, वो भी डबल स्टैंडर्ड बन गया है, कॉम्प्लीमेंट्री उसके बन गए, ये पहले से बना पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लांट में। हमें क्या पता कि निमेटोड कब आके अटैक कर दे, आया एक बार निमेटोड, ये अटैक कर दिया, ठीक है। ये भी क्या करेगा, निमेटोड को नहीं पता कि जो प्लांट है, टोबैको प्लांट है, ये रेजिस्टेंट हो गया, ऐसा उसको नहीं पता है। तो वो क्या करेगा, अपने DNA से RNA बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये RNA क्या होगा, इनका सिंगल स्टैंड RNA होगा निमेटोड का, ठीक। हमने लेकिन पहले से क्या डबल स्टैंडर्ड RNA बना रखा है, एक को बोलते हैं सेंस, एक को बोलते हैं एंटी सेंस, ठीक है, RNA का। और इनका जो होगा ये सेंस वाला बनेगा। तो जो हमारा एंटी सेंस वाला RNA सीक्वेंस होगा इससे मैच करेगा। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जाके कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि ये जाके इसके साथ अपने बॉन्ड पेयर बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो RNA होंगे इनके ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, मीन्स प्रोटीन नहीं बना पाएंगे और इस निमेटोड की डेथ हो जाएगी, ठीक। यही प्रोसेस है ये, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। जो ये निमेटोड है कैसे पैथोजन, कैसे अपना, इसका काम क्या है, ये आएगा, ये बीमारी कैसे कॉज करता है मैं उसको पहले बता रही हूँ। इसका काम यही मेन मोटो है कि हमको जाना है टोबैको प्लांट के रूट्स में, हमको बीमारी कॉज करनी है। निमेटोड का यही है मेन फंडा। ये क्या करेगा, अपने DNA से RNA बनाएगा, ठीक है।
इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन, इसका यही रिजल्ट है, प्रोटीन बनाएगा, अपना ग्रोथ करेगा, फिर ये क्या करेगा, जो प्लांट का रूट है उसको खराब करके फिर ये अपना जो टोबैको प्लांट है उसकी यील्ड कम कर देगा। ठीक है, इसका मेन मोटो है प्रोटीन बनाना। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, अब हमको भी बुद्धि आ गई है कि हमको कैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने प्लांट को इस नेमेटोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोबैको प्लांट है उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नेमेटोड है जिसका नाम है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, नाम ही इतना प्यारा है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, हम क्या करेंगे, इसका ही क्या करेंगे, स्पेसिफिक जीन निकाल लेंगे। ठीक है, इसका जीन हम क्या करेंगे, इस अपने टोबैको प्लांट के अंदर इंटर कर देंगे। ये क्या करेगा, इसका जीन डीएनए से क्या बना लेगा, आरएनए, डबल स्टैंडर्ड क्या बना लेगा, आरएनए, डबल स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जो सीक्वेंस होंगे, हम और भी सारे इतना ही दिया एनसीईआरटी में, तो हम आगे प्रोसेस नहीं बताएंगे, बस हम इतना बता देंगे कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे। एक को बोलेंगे सेंस वाला पार्ट, एक बोलेंगे एंटी सेंस। ठीक है, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, एक कोडिंग की तरह काम करेगा। ठीक, ये हमारा बन के तैयार है हमारे टोबैको प्लांट में डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, किससे, निमेटोड से, जो उसको बीमारी कॉज करने आएगा। हमारा टोबैको प्लांट एकदम तैयार है लड़ने के लिए, खुद को बचाने के लिए। निमेटोड आया बीमारी कॉज करने के लिए, ठीक है, टोबैको प्लांट में, तो क्या करेगा, निमेटोड का यही है कि वो जैसे आता था डीएनए से आरएनए बना रहा है ट्रांसक्रिप्शन करके, तो अपना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उसका मेन मोटो है कि हम क्या बनाएं, अब आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन प्रोसेस, लेकिन नहीं हो पाता। यहाँ आरएनए तो बना सिंगल स्टैंड, उससे पहले हमने क्या किया है, टोबैको प्लांट में डबल स्टैंडर्ड क्या बना लिया है, आरएनए, एक जिसका क्या है बॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से बना, एक को बोलते हैं सेंस स्टैंड, एक को बोलते हैं एंटी सेंस। जो एंटी सेंस होगा ये इसका क्या होता है, सेंस वाला बनता है, सेंस वाला स्टैंड बनता है। ठीक है, ये जो आरएनए बना रहा है निमेटोड बीमारी कॉज करने के लिए, ये सेंस वाला है। तो जो हमने पहले से बना के रखा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए अपने टोबैको प्लांट के अंदर, उसका जो एंटी सेंस वाला स्टैंड है ये जाके इसके साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो प्रोटीन है नहीं बन पाएगा। प्रोटीन इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि प्रोटीन के लिए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की जरूरत होती है। कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री बन गया हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, ये निमेटोड के आरएनए से, इससे क्या हो गया, ये क्या आगे प्रोसेस कर नहीं पाएगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पाएगा। जब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो निमेटोड की डेथ हो जाएगी, और हमारा जो टोबैको प्लांट है उसके भी रूट्स बच जाएंगे और स्केल्ड फिर से सही हो जाएगी। ठीक, अब आगे करके पढ़ते हैं। आरएनए जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो आरएनए है, हम आरएनए इंटरफेरेंस, ये क्या है, सेलुलर डिफेंस से हम अपने आप को बचाएं, अपने सेल को बचाएं, सब में होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, और यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गए, चाहे प्लांट हो गए, चाहे एनिमलिया हो गए, ये जो 4 किंगडम है क्या है, यूकैरियोट्स हैं। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस जो है, आरएनए इंटरफेरेंस, ये जो है सेलुलर डिफेंस सारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होते, सारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं आरएनए। ठीक है, इंटरफेरेंस। It prevent translation of specific mRNA silencing due to the complementary double standard RNA molecule। ये क्या करते हैं कि ये ट्रांसलेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। जो mRNA स्पेसिफिक है साइलेंस करते हैं, उसको रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं कि वो डबल कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल से। हमने जैसे बताया ना कि टोबैको प्लांट में हम पहले से क्या बना के रखेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, हम पहले से बना के रखेंगे। जैसे ही निमेटोड आएगा, अटैक करेगा, अपना जब डीएनए से क्या बनाएगा, एमआरएनए जब बनाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपने डबल स्टैंडर्ड का जो एंटी सेंस वाला होगा ये क्या करेगा, इसके एमआरएनए के साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे का प्रोसेस जो होगा प्रोटीन फॉर्मेशन ट्रांसलेशन मेथड से नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन के लिए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए, कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो हमने पहले से ही सोच रखा है कि हम अपने टोबैको प्लांट में इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डालेंगे। तो जब इस मेथड से क्या करेंगे, जब भी निमेटोड आएगा, अपना जब स्पेसिफिक एमआरएनए बनाएगा, तो हम उसको रोकने के लिए अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनाए हैं इसके साथ क्या करा देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और प्रोटीन नहीं बन पाएगा निमेटोड का। आगे चलते हैं। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाई आरएनए वायरस और मोबाइल जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं ट्रांसपोन्स दैट रिप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट।
अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, हम इसको कहाँ से पाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि हम किसी का आरएनए निकाल के प्लांट में डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो हमको आरएनए, अपना कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए चाहिए, जो हम टोबैको प्लांट में पहले से डाले हैं, उसका सोर्स क्या होगा? उसका सोर्स होगा आरएनए वायरस, चाहे हम वायरस से आरएनए लें या फिर कोई मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोन्स, ठीक है, इससे ले। किसकी हेल्प से ले? हम उसको रिप्लिकेट कराएं। और कैसे रिप्लिकेट कराएं? हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको वेक्टर चाहिए, प्लांट की बॉडी में हम तुरंत नहीं डाल सकते ना डबल स्टैंडर्ड आरएनए। हम इसको क्या करेंगे, चाहे कि इस आरएनए को हम वायरस से लें, ठीक है, आरएनए वायरस से लें जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, ठीक है, उस वायरस से लें, या फिर कोई मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है जिसको ट्रांसपॉन कहते हैं, इससे लें, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर, इसको हम वेक्टर के थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम जो कि डिफिशियन हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसकी मदद से वो क्या करता है, वो वेक्टर, ये जो हमारा ये बना के रखा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये क्या है, इस वेक्टर के थ्रू हम इसमें प्लांट में ट्रांसफर कर दें, ठीक है। तो यही जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्सेज कहाँ हैं, हम कहाँ से ले सकते हैं? एक होता है कि आरएनए वाले वायरस से, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, आरएनए हो, उससे ले सकते हैं, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोन्स, ठीक है, जो रिप्लिकेट करें वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, ताकि क्या करें, आरएनए इंटरमीडिएट के बीच में आए, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आइसोलेट निमेटो स्पेसिफिक जीन डीएनए। हम आइसोलेट करेंगे क्या, निमेटोड स्पेसिफिक जीन डीएनए है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो निमेटोड है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ये तो मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन इस पर लिखा है तो और अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। इट इज इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द होस्ट प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ठीक है। हम इसको किसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लांट में। होस्ट प्लांट का मतलब है टोबैको में। हम जो निमेटोड के स्पेसिफिक जीन को, जो डीएनए है, पहले से इंटर करा देंगे अपने टोबैको में, किसकी हेल्प से, एग्रोबैक्टीरियम डिफिशियन को वेक्टर की हेल्प से, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। ये जो क्या करेगा, आगे चल के जो निमेटोड डीएनए है, ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, वो भी डबल स्टैंडर्ड, एक हो जाएगा सेंस, एक होगा एंटीसेंस, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा। होस्ट सेल का मतलब हो गया टोबैको प्लांट के अंदर। दीज आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो आरएनए है कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इसका सेंस और एंटीसेंस, या बोल सकते हैं टेम्पलेट, या फिर बोल सकते हैं कोडिंग सेंस, जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो दे फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसीलिए क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इस तरीके से एक हो जाएगा सेंस, एक हो जाएगा एंटीसेंस, इसको बोल सकते हैं टेम्पलेट, इसको बोल सकते हैं कोडिंग वाला स्टैंड, ठीक है। तो ये क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। It initiated RNA interference and silenced the specific mRNA of the nematode। क्या होगा कि जब हमारा ये टोबैको प्लांट में क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, तो जब भी निमेटोड आएगा, अटैक करेगा, तो उसका भी मेन मोटो रहेगा कि अपने डीएनए से आरएनए बनाना, फिर आरएनए से प्रोटीन। जब ये डीएनए से आरएनए बनाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया प्रोसेस, फिर इसका मेन मोटो क्या है, हमको प्रोटीन बनाना। मीन्स निमेटोड सोचेगा हमको प्रोटीन बनाना है, ट्रांसलेशन करना है, लेकिन क्या होगा कि उसको नहीं पता कि टोबैको प्लांट में हमने पहले से ही क्या कर रखा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रखा है। ये जब डबल स्टैंडर्ड, जब वो एमआरएनए बना लिया अपना, ये क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एक इसका क्या है, सेंस है स्टैंड, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड है। तो जो एमआरएनए का सेंस स्टैंड, एक ही स्ट्रैंड बनेगा ना, तो इसका जो पहले से हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रखा है, उसका जो एंटी सेंस वाला स्ट्रैंड होगा, ये एमआरएनए के, निमेटोड के एमआरएनए के सेंस वाले स्ट्रैंड से डबल बॉन्ड बना लेगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की ज़रूरत होती है, तभी जाके प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। इट इनिशिएटेड RNAi एंड साइलेंस द एम स्पेसिफिक mRNA ऑफ द निमेटोड, ठीक है। ये क्या करेगा, साइलेंस इनिशिएट कर देगा, स्टार्ट कर देगा। जो हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए पहले से टोबैको प्लांट की बॉडी में बन चुका है, वो क्या करेगा कि जब ये निमेटोड का आरएनए बनेगा, उसको क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, इंटरफेयर करेगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए, जिसकी वजह से जब कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा निमेटोड के आरएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए में, क्या होगा, निमेटोड आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस कर नहीं पाएगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो नहीं पाएगी, और फिर हमारा टोबैको प्लांट बच जाएगा। इट इनिशिएट RNAi and silence the specific mRNA of the
निमेटोड। हमने जो भी ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए टोबैको प्लांट के अंदर इंटरफेयर करा दिए पहले से ही, तो क्या करेगा, ये जो हमारा आरएनए आई इंटरफेरेंस, ये जो आरएनए है ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कहाँ पे, जो निमेटोड अपना डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हमारा जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है क्या करेगा, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखा गया है आरएनए इंटरफेरेंस, मीन्स आरएनए इंटरफेयर कर रहा है। Thus, the parasite cannot survive in the transgenic host expressing the specific interfering RNA. इस वजह से ये जो RNA इंटरफेरेंस जो सेलुलर डिफेंस है, इसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि हमारे होस्ट को एक हिसाब से डिफेंस मिल रहा है, ठीक है, सेलुलर डिफेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो पैरासाइट है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, किसमें, ट्रांसजेनिक प्लांट में, ट्रांसजेनिक होस्ट में, मतलब कि टोबैको प्लांट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और जो भी स्पेसिफिक जो इंटरफेयरिंग आरएनए है ये क्या करेगा, इंटरफेयर कर जाएगा ये निमेटोड के आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, जिसकी वजह से जो ये बीमारी कॉज करने वाला निमेटोड है इसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसकी प्रोटीन को बढ़ने नहीं देगा, प्रोटीन बनाने नहीं देगा, जिसकी वजह से निमेटोड का सर्वाइबिलिटी नहीं हो पाएगा और निमेटोड की डेथ हो जाएगी और हमारा जो ट्रांसजेनिक प्लांट है ये सर्वाइव करेगा और इसका प्रोडक्शन हाई होगा। तो कितना अच्छा मैकेनिज्म है ये कि हम किसी भी प्लांट को कैसे ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, कैसे हम प्लांट को किसी पेस्ट के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, रजिस्टेंट कर सकते हैं। और ये जो टोबैको प्लांट है इसके प्रोडक्शन के लिए क्या होता था, दिक्कत होती थी। तो ये जो निमेटोड है, ये जो निमेटोड जिसका नाम है मेलोडिना गाइनी इनकॉग्निटा, ये क्या करता था कि ये टोबैको प्लांट के रूट्स को क्या करता था, इन्फेक्ट करता था, वहाँ रूट्स के थ्रू जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से इल्ड कम हो गया। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने जो निमेटो रेजिस्टेंट है, निमेटोड के अगेंस्ट क्या किया, रेजिस्टेंट बना दिया टोबैको प्लांट के अंदर। उसने क्या किया कि जो निमेटोड का जो स्पेसिफिक जीन है इसको ही निकाला और टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से जो डीएनए है निमेटोड का ये किस में चेंज हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में चेंज हो गया। जब ये आरएनए में चेंज हो गया तो ये क्या अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लिए, ठीक है। और जो सोर्सेज है डबल स्टैंडर्ड आरएनए के, ये ऐसे वायरसेस हैं जिनका जीनोम आरएनए हो वो, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसे हम ट्रांसपोन कहते हैं, उनकी हेल्प से ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम निकाल सकते हैं, ठीक। जब निमेटोड आएगा, ठीक है, वो जब टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, वो स्टार्ट करेगा अपना डीएनए से एमआरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, और इस एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार फेल हो जाएगा क्योंकि हमारा प्लांट क्या हो गया है, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। मतलब कि हमने इसके अंदर पहले से ही जीन बना के रख लिए हैं जिसकी वजह से हम निमेटोड के सर्वाइबिलिटी को रोक दें, ठीक है, इस पैरासाइट को मार दें। तो क्या होगा, जो इसका एमआरएनए होगा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगी जो पहले से हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना के रखा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। ये एमआरएनए क्या होगा, ये साइलेंसिंग जो इसका स्ट्रैंड है हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए के एंटी साइलेंसिंग वाले स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, जिसकी वजह से ये एमआरएनए अब आगे का जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन वो कर नहीं पाएगा और प्रोटीन नहीं बन पाएगा, जिससे इस निमेटोड की डेथ हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जो आरएनए इंटरफेरेंस है, सारे यूकैरियोट्स में होते हैं, केवल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है ये, ठीक। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब तक हमने पढ़ा एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, अब हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की जो मेडिसिन में कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। जैसे पहला है जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन हो गया, ठीक। दूसरा हो गया जीन थेरेपी, तीसरा हो गया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। और हम इससे क्या पता करेंगे कि कैसे हम इंसुलिन को बनाएंगे, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में कि इंसुलिन की मात्रा उनकी बॉडी में कम हो जा रही है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो हम किस तरीके से जेनेटिकली हम इंसुलिन बनाएं। जीन थेरेपी, अगर किसी जीन में दिक्कत हो गई है, किसी बच्चे में कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर आ गया है, जीन में प्रॉब्लम आ गई, तो हम किस तरीके से जीन को सही कर सकें। और नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इन द सेंस कि हम किसी बीमारी को कैसे पता कर सके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, कोई बीमारी हमें तब दिखती है जब उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये बीमारी है। हम सिम्टम्स देख के बीमारी को पता करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है कि सिम्टम्स नहीं भी आए रहेंगे फिर भी हम इसके चेकअप से बीमारी को पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को।
Recombinant DNA टेक्नोलॉजी हेल्प्स फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसने मास प्रोडक्शन किया है, सेफ मतलब कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, लोगों को इतना ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ड्रग्स को इतना बनाया है कि लोगों के लिए सेफ है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट है प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज कॉजेज अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बट रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डज नॉट हैव सच प्रॉब्लम। जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं नॉन ह्यूमन सोर्सेज से, मतलब हम ह्यूमन का सोर्स नहीं, मान लीजिए पहले क्या होता था, ये इंसुलिन के केस में बता रही हूँ मैं, इसमें पहले क्या होता था कि जिसके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती थी, डायबिटीज़ हो जाता था, उनको क्या करते थे कि हम इंसुलिन कैसे देते थे, कैटल हो गया या पिग हो गया, उसका इंसुलिन हम क्या करते थे, वहाँ से लेके हम पेशेंट को ट्रीटमेंट में देते थे। इससे क्या होता था कि जो सोर्सेज हैं वो नॉन ह्यूमन हो गए, ह्यूमन से नहीं नॉन ह्यूमन, तो इससे क्या होता था कुछ पेशेंट में एलर्जी हो जाती थी, रिएक्शंस हो जाते थे, सूट नहीं करता था, तो इससे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी भी मेडिसिन को बनाए या फिर किसी भी चीज़ को ट्रीट करें जेनेटिकली, जैसे इंसुलिन का ही केस हुआ, तो इससे क्या होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई एलर्जी का प्रॉब्लम होगा, ना किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक हैव बीन अप्रूव्ड। ठीक है, अभी इस समय 30 रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं कि 30 जगह रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या हो रहा है, वहाँ पे दवाइयाँ बन रही हैं, वहाँ पे ड्रग्स बन रहे हैं। ऑफ दिस 12 आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। इनमें से जो 30 है, इनमें से जो 12 हैं वो मार्केटेड कहाँ हो रहे हैं, इंडिया में मार्केटिंग उसकी हो रही है। ठीक है, इंडिया में जो दवाइयाँ हो रही हैं 12 थेरेपेटिक्स जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वहाँ से दवाइयाँ इंडिया में मार्केटिंग की जा रही हैं। आगे चलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, कि कैसे हम जेनेटिकली हम कैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बना रहे हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंसुलिन इज यूज टू मैनेज द एडल्ट वन डायबिटीज़। जो इंसुलिन है हम उसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो एडल्ट है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनमें क्या हो जाता है, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ एनिमल लाइक कैटल एंड पिग कॉजेज एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। ठीक है, जब पहले इंसुलिन हम कहाँ से निकाल रहे थे, जो पैनक्रियाज थे एनिमल के, जैसे कैटल गाय भैंस, ठीक है, पिग, ठीक है, उसके पैनक्रियास से हम क्या निकाल रहे थे, इंसुलिन निकाल के फिर हम ह्यूमन को दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ह्यूमन की बॉडी में एलर्जी हो जा रही थी, किसी टाइप का रिएक्शन हो जा रहा था, साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे थे उस फॉरेन प्रोटीन से। इंसुलिन इज प्रोटीन, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर रही थी, डिफेंस बना दे रही थी, जिसकी वजह से बॉडी को लगता था कि एंटीजन है और ये हमारी बॉडी में आएगा, तो फिर उस ह्यूमन को क्या हो जा रहा था, साइड इफेक्ट्स आ जा रहे थे। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। लेकिन अब क्या हो गया, पॉसिबल हो गया कि हम ह्यूमन की जो इंसुलिन है उसको किसकी हेल्प से बनाएं, बैक्टीरिया की हेल्प से बनाएं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ टेक्निक लग रही है, इसीलिए हम बैक्टीरिया से क्या अब बना पा रहे हैं, इंसुलिन बना पा रहे हैं। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन वन ए चेन बी दैट आर लिंक बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। क्या होता है कि इंसुलिन जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं टू शॉर्ट, दो छोटे छोटे क्या पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब कि प्रोटीन के चेन होते हैं, इसमें प्रोटीन ढेर सारे होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, एक हो गया चेन ए, दूसरा हो गया चेन बी, और ये दोनों चेन एक दूसरे से जुड़े हैं किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, सल्फर के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए लिखा गया है कि जो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक चेन हो गया, दूसरा चेन मीन्स चेन ए हो गया कि चेन बी हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोटीन है, इसमें ढेर सारे प्रोटीन है, इसमें ढेर सारे प्रोटीन, और प्रोटीन के बीच में भी तो बॉन्ड होगा, एक प्रोटीन के बीच में बॉन्ड हुआ दूसरे प्रोटीन से, उसे क्या बोलेंगे, पेप्टाइड, और ढेर सारे प्रोटीन है उनके बीच में बॉन्ड है, इसलिए बोला गया पॉलीपेप्टाइड। ये चेन्स के बीच का बॉन्ड है, इसीलिए बोला गया है टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, लेकिन चेन ए और चेन बी एक दूसरे से जुड़े हैं किसकी हेल्प से, डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसिस एज प्रो हार्मोन, इसे प्रो इंसुलिन कहते हैं। इट इज प्रोसेस टू बिकम मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। ठीक है, मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स इन द सेंस हम ह्यूमन की बात करते हैं, इंसुलिन सिंथेसिस होता है, कैसे सिंथेसिस होता है, प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन। ठीक है,
पहले प्रो हार्मोन होता है या प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, बाद में क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, इट बिकम या प्रोसीडेड मैच्योर एंड फंक्शनल प्रो हार्मोन। ठीक है, क्या होता है, ये वाला देखिए इमेच्योर है या प्रो हार्मोन कह सकते हैं, प्रो इंसुलिन। यहाँ पे देखिए ये चेन ए है, ये वाला ग्रीन वाला चेन बी है, ये बीच में चेन सी है। ठीक है, ये प्रो इंसुलिन में है। लेकिन जब मैच्योरेशन हो जाता है ना, तो चेन ए और चेन बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो जाते हैं और चेन सी जो वाला जो होता है ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये चेन सी वाला जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड ये खत्म हो जाता है मैच्योरेशन में। द प्रो हार्मोन कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड, दिस रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इन इंसुलिन। ठीक है, जो प्रो इंसुलिन था या प्रो हार्मोन था, ठीक है, इंसुलिन का, उसमें क्या होता था, ए था, बी चेन था, सी चेन था। ए और बी और सी ये किस में देखने को मिलेंगे, तीनों एक साथ, ये देखने को मिल रहे थे प्रो इंसुलिन या प्रो हार्मोन में, जब मेच्योर नहीं था। लेकिन मेच्योरेशन के टाइम क्या होता है कि सी वाला जो पेप्टाइड होता है ये रिमूव हो जाता है और ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड क्या हो जाते हैं, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक, in 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B chain of human insulin and introduced them in the plasmid of E. coli to produce insulin chain. Chain A and chain B were combined by creating disulfide bond to form human insulin. इसे हेमोलिन कहते हैं। ठीक है, हेमोलिन। 1963 में क्या हुआ कि जो अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, ठीक है, 1983 में क्या हुआ, जो इली लिली कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या किया कि 2 डीएनए के सीक्वेंस ले लिए। ठीक है, उसने 2 डीएनए के सीक्वेंस ले लिए, जैसे इंसुलिन का था, उसने एक सीक्वेंस ले लिया, एक सीक्वेंस ये। ठीक है, उसने क्या किया, एक मान लीजिए ए चेन ये बी वाला, ठीक है, उसने 2 सीक्वेंस ले लिए डीएनए की, जो कि किसकी तरह था, ह्यूमन के इंसुलिन की तरह। फिर इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस करा दिया। जो ई कोलाई का प्लाज्मिड था, हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पढ़ा ही है कि जो जीन है, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम ई कोलाई के प्लाज्मिड में या किसी प्लाज्मिड में क्या करें, ऐड कर दें, जिसकी वजह से क्या हो जाए, रिकॉम्बिनेंट बन जाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए वो। फिर हम इसको क्या करेंगे, ई कोलाई में ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ठीक है, तो ये जो चेन ए है, ठीक, और ये चेन बी है, हम इसको क्या करेंगे, सिंगल सिंगल क्या करेंगे, इसको अलग अलग, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्लाज्मिड में जोड़ देंगे और इसको फिर ई कोलाई की बॉडी में एंटर करा देंगे ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, हेल्प से। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब ये ई कोलाई ग्रो करेगा, ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तो ये जो प्लाज्मिड है ये अपने आप को ये भी रेप्लिकेट करेंगे, तो हमारा जो चेन ए और चेन बी है इनका भी प्रोडक्शन बनता रहेगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, चेन ए और चेन बी को फिर हम बाहर निकालेंगे, ई कोलाई से हम बाहर निकालेंगे चेन ए और चेन बी को। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, ए हो गया और ये बी हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाहर से ही हम इसको जोड़ देंगे और फिर इसको हम ह्यूमन इंसुलिन बना लेंगे, जिसको बोलते हैं ह्यूमोलिन। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा सेफ है। ठीक है, पहले क्या होता था कि हम किसी कैटल के या किसी पिग के पैनक्रियास से निकालते थे इंसुलिन और फिर हम ह्यूमन को दे देते थे, क्योंकि उसका सोर्स नहीं था। ह्यूमन एक अलग है और एक पिग या कोई कैटल अलग है। ठीक है, हम लोग प्राइमेट्स में आ जाते हैं, वो लोग नॉन प्राइमेट्स में हैं। ठीक, तो जो सोर्सेज हैं डिफरेंट है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, डिफेंस आ जाता था उसके अगेंस्ट, उस प्रोटीन के अगेंस्ट, उसकी वजह से क्या होता था, इन्फेक्शंस हो जाते थे बहुत सारे पेशेंट में, बहुत ज़्यादा एलर्जी देखने को मिलती थी। लेकिन इली लिली कंपनी ने क्या किया, 1983 में उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अलग अलग डीएनए के सीक्वेंस, ठीक है, जो ए की तरह हो और बी की तरह, उसने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन का डीएनए के जो सीक्वेंस थे उसको निकाला, बनाया उसको, मतलब बाहर आर्टिफिशियली बनाया उसने, ऐसा नहीं कि किसी से निकाल के फिर बनना, ऐसा नहीं किया उसने। आर्टिफिशियली क्या बनाया, जो इंसुलिन के सीक्वेंस थे चेन ए और चेन बी को, ठीक है, उसको फिर क्या किया, प्लाज्मिड में फिर इसको इस चेन को जोड़ दिया, एक एक करके, एक इसका प्लाज्मिड, एक दूसरा प्लाज्मिड में इसको जोड़ दिया। ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर में, बना दिया, प्लाज्मिड में जोड़ लिया रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर क्या किया, उसको ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया, अलग अलग ई कोलाई के सेल में ट्रांसफर कर दिया इसको, ठीक है, आर्टिफिशियली बना के। जब ई कोलाई अपने आप को ग्रो किए, डेवलप किए, तो और सारे प्लाज्मिड इस तरीके से बनते गए। फिर क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया ई कोलाई से। जब ई कोलाई से निकाल लिया तो फिर क्या हुआ, अलग अलग सीक्वेंस बन गए, ए बी और सारे ए बी ऐसे बन गए। तो फिर उसने आर्टिफिशियली बाहर से ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया और ये क्या हो गए, सेम स्ट्रक्चर बन गए ह्यूमन के इंसुलिन की तरह। इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमोलिन, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है। ठीक है,
जीन थेरेपी, नाम से लग रहा है कि हम जीन में क्या कर रहे हैं, थेरेपी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं जीन का, ठीक है, जीन थेरेपी इसलिए बोला गया है। इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द मेथड टू करेक्ट द जीन डिफेक्ट इन द चाइल्ड और एम्ब्रियो। एक ऐसा मेथड है जीन थेरेपी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जीन थेरेपी में, ठीक है। ये इस तरीका का मेथड है कि कोई भी अगर जीन में डिफेक्ट है चाइल्ड में या फिर एम्ब्रियो में, तो उसको जीन थेरेपी की मदद से उसको सही करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए इस हेडिंग का नाम ही है जीन थेरेपी। और इसमें हम यही पढ़ेंगे कि अगर किसी भी डिफेक्टेड जीन है या फिर कोई जीन एब्सेंट है तो उसको कैसे जीन थेरेपी की मदद से हम उस जीन को करेक्ट कर सकते हैं। तो यही पढ़ेंगे हम जीन थेरेपी में। आगे चलते हैं। हियर जीन आर इंसर्ट इनटू द पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द हेरिडेटरी डिसीज। इट कंपेशिएट फॉर नॉन फंक्शनल जीन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जीन है, हम पर्सन में जो जीन थेरेपी की मदद से जीन को इंसर्ट करते हैं, ये कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट करता है, जो कि हेरिडिटी मीन्स कि जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आया है या प्रोजेनी में आया है, बच्चे में आया है, तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को भी ये ट्रीट करता है, ये जीन थेरेपी, ठीक। और ये कंपेशिएट करता है नॉन फंक्शनल जीन, जैसे कुछ जीन जैसे होंगे, जैसे अभी हम इसमें एक केस पढ़ेंगे एडीए डिफिशियंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एडेनोसिन डीएमिनेज जो होता है, इसका जो एंजाइम होता है वो सही नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है एडीए की। तो इसमें यही होगा कि जो नॉन फंक्शनल जीन है ना, जो काम नहीं कर रहे अपना, ठीक, तो उसको भी क्या करते हैं, जीन थेरेपी की मदद से हम सही करते हैं। तो हम अभी एक इसमें केस पढ़ेंगे अब आगे, तो इसमें आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इन 1990 was given to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency, ठीक है। पहली बार जो क्लिनिकली जीन थेरेपी की गई है, कब की गई है, 1990 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस में किया गया है, एक 4 साल की छोटी सी लड़की में किया गया है, ठीक है। उसके में क्या प्रॉब्लम था, उसमें में था एडीए डिफिशियंसी। एडीए का मतलब होता है फुल फॉर्म एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। एडेनोसिन डीएमिनेज का काम क्या होता है कि ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं उसको मैच्योर करते हैं, ठीक है। हम लिम्फोसाइट का फंक्शन जानते ही हैं कि हमारे बॉडी में क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट या फिर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। अगर ये लिम्फोसाइट बने ही ना, बन रहे हैं लेकिन मैचुरेशन नहीं हो रहा उनका, तो क्या होगा, हमको इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी। हम इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी तो हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, तो हम ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये जो एडीए डिफिशियंसी है, एडेनोसिन डीएमिनेज, इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हम जीन थेरेपी की हेल्प से हम ट्रीट करेंगे। पहली बार जो जीन थेरेपी देखने को मिला है कब, 1990 में, और वो भी 4 साल की छोटी सी बच्ची में देखने को मिला है। उसमें क्या था, इसमें जो नॉन फंक्शनल जीन थे, ये जीन जो है उसमें काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए इसमें लिखा गया एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, की एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी हो गई है, ठीक, वो फंक्शन काम नहीं कर रहा। और ये जीन क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट को मैचुरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट का काम होता है कि क्या, एंटीबॉडी को बनाना। अगर बॉडी में एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी, इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड होगी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, तो क्या होगा, हमारी बॉडी अपने आप को किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। आगे चलते हैं। दिस इज कॉज ड्यू टू द डिलेक्टेशन ऑफ द जीन ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज, एन एंजाइम फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक। ये किसकी वजह से होता है, एडीए, एडीए कॉज होता है, डिलेक्टेशन हो गया है, जीन क्या हो गया, डिलीट हो गया है। डिलीट हो गया तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ खत्म हो गई जो जीन, तो उसका फंक्शन भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिलेक्टेशन हो गया है कि जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जीन ही नहीं प्रेजेंट है, डिलीट है, ठीक है, पहले से ही खत्म है उसके बॉडी में। तो क्या होगा, डिलेक्टेशन हो जाएगा जीन का, एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। ये एडेनोसिन डीएमिनेज की जो जीन है, ये पहले से ही उसकी बॉडी में नहीं है, उसके सेल्स में नहीं है, वो पहले से डिलीटेड है, ठीक है। और एडेनोसिन डीएमिनेज होते क्या है, एन एंजाइम फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम के फंक्शन में। इम्यून सिस्टम के फंक्शन इन द सेंस कि जो एडेनोसिन डीएमिनेज जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट को मैच्योर करते हैं, मैचुरेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर ये मैचुरेशन नहीं हो पाएगा लिम्फोसाइट का, तो क्या होगा, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग नहीं बना पाएगी, किसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं बना पाएगी। तो यही है कि ये जो एंजाइम होते हैं ये फंक्शन करने में हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम के। इट कैन बी क्योर बाय, अब इसके लिए सोल्यूशन भी है कि जो एडीए डिफिशियंसी इसको किस तरीके से क्योर करें। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं और कौन सा अच्छा मेथड है वो भी बता रहे हैं। इट कैन बी क्योर बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, या तो हम बोन मैरो का पूरा ट्रांसप्लांटेशन करा दें बच्चे में, ठीक, या फिर हम कर सकते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि हम एंजाइम से क्या करें, रिप्लेस करते रहें उसको, ठीक है। जैसे कि इंजेक्शन दिया जाए एडीए का, एडेनोसिन डीएमिनेज जिसकी कमी है, जिस जीन की कमी, हम उसको इंजेक्शन के फॉर्म में उस पेशेंट को दें।
बट दीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। ये जो दोनों हैं ये कम्प्लीटली क्योर नहीं है। इसको क्या होगा, क्योर इन द सेंस नहीं है, मतलब इसको पीरियोडिकली करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने एक बार ट्रीटमेंट दिया, 2 बार थेरेपी दी तो उसमें ट्रीटमेंट हो गया पूरी तरीके से। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, बार बार पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ेगा, उसको बार बार पीरियोडिकली चेकअप, हर चीज़ उसको बार बार देखना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से ये क्योरेबल नहीं है, कम्प्लीटली खत्म नहीं होगा ये जीन थेरेपी वाला प्रॉब्लम। ठीक, आगे चलते हैं। जीन थेरेपी फॉर एडीए डिफिशियंसी। अब जीन थेरेपी की जाएगी एडीए डिफिशियंसी में। ठीक, कलेक्ट द लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड ग्रो इन कल्चर। ठीक है, कुछ लिम्फोसाइट जो है पेशेंट की बॉडी से निकालेंगे, मतलब कि उनका क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे। ठीक है, खून निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे, जो लिम्फोसाइट है उनके सैंपल को कलेक्ट करके किसी कल्चर में क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे लिम्फोसाइट्स को। ठीक, इंट्रोड्यूस अ फंक्शनल एडीए। हम बाहर से क्या देंगे, फंक्शनल एडीए जीन देंगे। ठीक है, एडीए क्योंकि कमी ही एडीए की है बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में एडीए की ही कमी है, तो हम बाहर से उसमें क्या करेंगे, फंक्शनल एडीए देंगे। cDNA into lymphocyte using a retroviral वेक्टर। ठीक है, जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाया था कि एक प्लाज्मिड था और हमारा जो फॉरेन जीन था उसको हम क्या करते थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा के और प्लाज्मिड में लाइगेज की हेल्प से हम ऐड करा देते थे और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता था। तो ऐसे ही क्या होगा कि जो पेशेंट का लिम्फोसाइट है, जो हम कल्चर में ग्रो करा रहे पेशेंट का लिम्फोसाइट, बॉडी से बाहर निकाल के कर देंगे। सब जो भी प्रोसेस हो रहा है ये सब लैब में हो रहा है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो लिम्फोसाइट है पेशेंट के उसको हम बॉडी से निकाल लेंगे, ब्लड के सैंपल में निकाल लेंगे और हम उस लिम्फोसाइट को ग्रो कराएंगे किसी कल्चर में और फिर हम उस पर क्या करेंगे, बाहर से हम फंक्शनल एडीए मींस एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बाहर से डालेंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिट्रोवायरस जो वेक्टर है उसमें क्या करेंगे, इसको हम इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, मतलब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला जो पहले चैप्टर पढ़ लिए हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, वही वाला सारा प्रोसेस यहाँ करेंगे। ठीक, दे आर रिटर्न टू द पेशेंट। फिर हम क्या करेंगे, इसको पेशेंट के बॉडी में फिर से हम डाल देंगे। हमने क्या किया, पहले पेशेंट की बॉडी से ब्लड का सैंपल लिया। ठीक है, और उसके जो ब्लड के सैंपल के अंदर से जो लिम्फोसाइट है उसको किसी कल्चर में ग्रो कराया। कल्चर में जब हमने ग्रो कराया उसके लिम्फोसाइट पे, फिर हमने क्या किया, बाहर से जो है हमने एडेनोसिन डीएमिनेज जो है फंक्शनल उसको डाल दिया। वहाँ पे डालने के बाद क्या होता है कि वो लिम्फोसाइट के साथ हम क्या करते हैं, उसको रिट्रोवायरस की हेल्प से, ठीक है, वेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं और फिर वो सारे जो हमने बना के रखे हैं, जो हमने रिकॉम्बिनेंट बना लिए हैं मीन्स रिट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से, उसको क्या करेंगे, फिर हम पेशेंट की बॉडी में फिर से इंसर्ट कर देंगे। ठीक, दिस शुड बी पीरियोडिकली रिपीटेड एज लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल। ठीक है, कि ये बार बार प्रोसीजर हमको करना पड़ेगा क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट है ये अमर नहीं हुए हैं, इनका फिर से क्या होगा, पीरियोडिकली इनको बार बार रिप्लेस होना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे मेथड्स फिर से करके उस पेशेंट को देना पड़ेगा। ये पूरे तरीके से परमानेंट क्योर नहीं हुआ उसका एडेनोसिन डिफिशियंसी का। ठीक है, हमको फिर से पेशेंट को यही करके उसके फिर से लिम्फोसाइट्स को निकालना पड़ेगा, फिर से उसको हमको कल्चर में ग्रो कराना पड़ेगा। ग्रो कराने के बाद हम उसमें क्या देंगे, फंक्शनल एडीए देंगे। ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज देंगे उसमें और वहाँ पे cDNA डालेंगे इनटू किसमें, लिम्फोसाइट में, और किसकी हेल्प से, हम रिट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से फिर से रिकॉम्बिनेंट बना के उसकी बॉडी में हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे पेशेंट के अंदर। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर से पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ेगा और यही प्रोसेस पीरियोडिकली होता रहेगा क्योंकि लिम्फोसाइट क्या हो जाएंगे, कभी ना कभी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इनके सेल्स। ठीक है, ये इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है। आगे चलते हैं। इफ द एडीए जीन फ्रॉम द मैरो सेल, मीन्स मैरो सेल का मतलब है बोन मैरो की बात की जा रही है, बोन मैरो से सेल निकालने की, इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी द परमानेंट क्योर। ठीक है, अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए कि अगर कोई बच्चा है उसमें एडीए की डिफिशियंसी है, तो अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए, ठीक है, तो हम एडीए जीन को क्या करेंगे, कुछ एडीए जीन है उसको निकाल लेंगे उसके बोन मैरो के सेल से। ठीक है, जो उसका बोन मैरो है, मान लीजिए वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है बच्चा, उसका जो ये बोन मैरो है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से प्लासेंटा के अंदर है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसका जो बोन मैरो है, उसके बोन मैरो के क्या करेंगे, हम सेल से निकाल लेंगे क्या, एडीए के जीन, और फिर उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे कहाँ, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, हम उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम उसमें एडीए फंक्शनल एडीए अपना डाल दिए, ठीक है, बाहर से, तो क्या हो जाएगा, वो परमानेंट क्योर हो जाएगा। जीन थेरेपी में यही प्रॉब्लम है कि अगर किसी चीज़ का आपको परमानेंटली क्योर चाहिए, कोई जीन डिफेक्ट है पहले से या फिर फंक्शनल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप उसके जीन को सही कर पा रहे हैं तो पूरे लाइफ टाइम तक वो क्या होगा, परमानेंटली क्योर होगा। ठीक, इस जीन थेरेपी के बारे में मैं एक शॉर्ट्स में बता देना चाहती हूँ कि जीन थेरेपी में क्या होता है कि जीन की ट्रीटमेंट की जाती है, या तो जीन
बच्चे में मदर से आया है, अपने फादर से आया है, इनहर्ट हुआ है, या तो वो जीन क्या है फंक्शन नहीं है, काम नहीं कर रहा है सही से, या फिर कुछ उसमें डिफेक्ट है। अगर वो जीन है लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट है, कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। पहली बार जो क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में देखने को मिला था 4 साल की छोटी सी बच्ची में, उसमें क्या था कि उसका जो जीन था एडीए की, उसकी क्या होती डिफिशियंसी थी, वो नॉन फंक्शनल था, वो था ही नहीं, ठीक, काम नहीं कर रहा था। जो एडीए डीएमिनेस होते हैं, ये क्या करते हैं एंजाइम कि ये मैचुरेशन कराते हैं लिम्फोसाइट्स के सेल को। जो लिम्फोसाइट के सेल है वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं एंटीजन के अगेंस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं। उसके लिए हमने क्या किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी क्या करते हैं, उसके बोन मैरो से ही ये जीन निकाल लेते हैं। फिर हमने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की, जिसमें हम इंजेक्शन के थ्रू फंक्शनल एडीए को देते हैं, ठीक है, बाहर से हम उसको देते हैं पेशेंट को। लेकिन ये सब क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, मतलब पूरी तरीके से ये क्योर नहीं कर सकता। तीसरा था कि जीन थेरेपी बाय एडी डिफिशियंसी। हम क्या कर रहे थे कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी से ब्लड निकाल के, उसमें से लिम्फोसाइट निकाल के बाहर किसी कल्चर में ग्रो करा रहे थे, और उसमें हम फंक्शनल एडीए जीन डाल रहे थे, और रिट्रोवायरस की हेल्प से, जो रिट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, उसका रिकॉम्बिनेंट बना के फिर से पेशेंट की बॉडी में डाल दे रहे थे। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पेशेंट कुछ दिन तक तो सही था, उसकी बॉडी में फिर से क्या इम्यूनिटी वगैरह सब कुछ बन रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर से पेशेंट को आना पड़ेगा, फिर यही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जीन थेरेपी का। क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट बने हैं ये काम तो करेंगे, लेकिन क्या होता है कि पूरी तरीके से क्योरेबल नहीं है बीमारी। उसके लिए क्या होगा कि जो लिम्फोसाइट्स हैं ये मतलब अमर नहीं, इनका क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद डेथ हो जाएगा। तो फिर से पेशेंट को पीरियडिकली फिर से हॉस्पिटल आना पड़ेगा, फिर से उसके ब्लड निकाले जाएंगे, सैंपल लिम्फोसाइट के ग्रो कराए जाएंगे, और रिट्रोवायरस की मदद से हम क्या करेंगे, फंक्शनल एडीए डालेंगे और फिर से पेशेंट को देंगे। तो ये बार बार करना पड़ेगा, तो पेशेंट को पूरे लाइफ टाइम हॉस्पिटल ही आके अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कराना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर कोई लकली पता चल गया कि एम्ब्रियो में जो बच्चा है उसके अंदर एडीए जीन क्या कर रही है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो बोन मैरो के सेल्स हैं हम वहाँ से क्या करेंगे, निकाल के जीन को, और वहाँ पे हम फंक्शनल एडीए जीन डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इस बीमारी से क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा परमानेंट जो क्योर मेथड है वो एडीए जीन को हम क्या करें, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके बोन मैरो के सेल में इंट्रोड्यूस करा दे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हम एडीए डिफिशियंसी को स्केड बोलते हैं, ठीक है। स्केड का मतलब होता है सीवियर कॉम्बाइंड एमिनो डिफिशियंसी, ठीक है, स्केड बोलते हैं इसको। इसका फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ये है इसका स्केड, और इसका जो लॉन्ग फॉर्म है उसको बोलते हैं सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। सीवियर कॉम्बाइंड बहुत सारे कॉम्बाइंड है, एमिनो का मतलब इम्यूनिटी में डिफिशियंसी हो रही, कमी हो रही है। थर्ड है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कि हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे किसी बीमारी को, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करेंगे। Conventional method like serum and urine analysis are not suitable for early diagnosis of disease। कि पहले के ज़माने में जो ट्रेडिशनल मेथड थे, पुराने मेथड थे, हम क्या करते थे, किसी भी पेशेंट का सीरम निकालते थे, या फिर हम यूरिन से चेक करते थे कि उसको कौन सी बीमारी है। बट ये सब हम तब कर पाते थे जब हमें कोई सिम्टम्स देखने को मिलता था। ये जो भी सीरम है या फिर यूरिन एनालिसिस है, ये तब होता था कि जब हमको थोड़ा डाउट होता था या फिर सिम्टम्स आ जाते थे। ये अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता था उस बीमारी का, ठीक है, ये अर्ली डिटेक्शन नहीं बताता था। फिर क्या हुआ, ये सब पॉसिबल किसकी हेल्प से हुआ, हम अर्ली डिटेक्ट कर पाए किसी बीमारी को, डिटेक्शन कर पाए किसी बीमारी को। इट इज़ पॉसिबल बाय द टेक्निक। कौन कौन से टेक्निक है, पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेकंड है पीसीआर जिसे बोलते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, और थर्ड है एलिजा। एलिजा को बोलते हैं एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है। 3 ऐसी नई टेक्निक आई मॉडर्न टाइम में कि जिससे हम क्या करें कि अगर थोड़ा भी सस्पेंस है, थोड़ा भी डाउट है कि ये बीमारी हो सकती है, तो हम इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं बिना कोई सिम्टम्स आए। पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा है पीसीआर, और तीसरा है एलिजा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पीसीआर क्या है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, presence of pathogen is normally suspected only based on symptom, but this time the concentration of pathogen is already very high in the body। हम किसी भी पैथोजन या किसी भी बीमारी को तब जानते हैं जब उसके कुछ लक्षण दिखते हैं, कुछ हमको सिम्टम्स बाहर दिखते हैं, और वो सिम्टम्स तब दिखते हैं जब पैथोजन का जो कंसंट्रेशन है, जो पैथोजन की जो मात्रा है, जो उनका मतलब जनसंख्या है, इसमें ये मतलब है कि उनका जो पॉपुलेशन है या फिर उनका जो ग्रोथ है वो जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तब हमको सिम्टम्स में उसके देख लेते हैं कि ये बीमारी है। सिम्टम्स तभी पता चलते हैं कि जब पूरी तरीके से पैथोजन
बॉडी पे, होस्ट की बॉडी पे एकदम कब्जा कर ले, तब हमें क्या देखने को मिलता है, सिम्टम्स। तब हमको पता चलता है कि ये बीमारी का सिम्टम्स है, तो शायद ये हो सकता है। ये सब पुराने मेथड्स में देखे जाते थे सिम्टम्स के हेल्प में। लेकिन अभी के बारे में क्या है, हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्पलीफिकेशन ऑफ दियर न्यूक्लिक एसिड बाई पीसीआर। लेकिन अब के समय में क्या होता है कि अगर बहुत कम कंसंट्रेशन है किसी बैक्टीरिया, कोई वायरस या किसी पैथोजन की वजह से, तो हम क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन कर देते हैं उसकी न्यूक्लिक एसिड का। किसके हेल्प से, पीसीआर। एम्पलीफिकेशन किसकी न्यूक्लिक एसिड का कर देंगे, जो भी वो पैथोजन है, जो भी मतलब वायरस है, बैक्टीरिया, हम उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर देंगे उसके न्यूक्लिक एसिड को पीसीआर की हेल्प से। और हमको उसका, अगर हमको बस सस्पेक्टेड है, मतलब हमें लग रहा है कि ये शायद इस बीमारी का लक्षण है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, तो हम तुरंत अगर पीसीआर कराएंगे तो एम्पलीफिकेशन हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड का, जो भी पैथोजन है, और जिसकी वजह से हमको बीमारी बिना सिम्टम्स के ही पता चल जाएगी। जब भी कंसंट्रेशन जो है पैथोजन का बॉडी में कम है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है उसका ग्रोथ होना, ठीक है, उससे पहले अगर हम चेकअप करा लिए तो हमको उस डिसीज़ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और ट्रीटमेंट हो जाएगा अर्ली, तो जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। यूजेज ऑफ पीसीआर, क्या क्या यूजेज है पीसीआर के। पहला, टू डिटेक्ट द HIV इन सस्पेक्टेड पेशेंट। ये डिटेक्ट करता है HIV जैसी बीमारी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर किसी पेशेंट को लग रहा है कि उसको HIV होने की डाउट है, तो वो तुरंत जाके पीसीआर करा ले, तो उससे पता चल जाएगा कि अगर उसके अंदर पैथोजन अगर है, थोड़ा भी है, अभी ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तब भी पीसीआर की हेल्प से उस पेशेंट को पता चल जाएगा कि अगर है कि नहीं, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, टू डिटेक्ट द जीन म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, जो जिन पेशेंट को कैंसर होता है, हम उसके जीन को डिटेक्ट कर पाएंगे कि उसमें जीन में क्या चेंजेस हुआ है, जीन में कौन सा म्यूटेशन हुआ है। हम पीसीआर की हेल्प से कैंसर पेशेंट में भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी जीन अल्टर हुई है, चेंज हुई है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, म्यूटेटेड जीन के बारे में देख सकते हैं। थर्ड है, टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारे जेनेटिकली डिसऑर्डर्स हैं जो पेरेंट्स से क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़ते हैं। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए tagged with radioactive molecule probe is hybridized to its complementary DNA in a clone of the cell. It is detected by autoradiography. The clone having mutated gene will not appear in photographic film because the probe will not have complementary with mutated gene. क्या होता है कि हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ले लें, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड रहना चाहिए, या फिर हम डीएनए ले लें, ठीक है। इसको क्या करें, हम प्रोब का मतलब है कि हम रेडियो एक्टिव के साथ, कोई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या कर दे, इसका कॉम्बिनेशन करा दे, प्रोब बना ले, और जब हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोन बन जाएगा, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। लेकिन हम इस कॉम्प्लीमेंट्री को कैसे देख सकते हैं सेल में, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने प्रोब बनाया है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए को टैग कर दिया है किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, उसे हम प्रोब कहते हैं। कोई सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो या फिर डीएनए हो, हम इसको क्या करेंगे, किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोब कहते हैं। ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा और फिर क्या बना लेगा, हाइब्रिडाइज्ड का मतलब मिल जाएगा, और क्या बना लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि ये अगर मान लीजिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है तो इसका जो दूसरा स्टैंड है ये बना लेगा, ठीक है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये अपना सेकेंड स्टैंड भी कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए सेंस है, ये एंटीसेंस स्ट्रैंड है, तो ये इसका पूरा बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर किसके साथ बन जाएगा, प्रोब के साथ बन जाएगा, ठीक है। हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम डिटेक्ट करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमने क्लोन बनाए हैं, एक तो बनाएंगे नहीं, हम कई सारे बनाएंगे, ढेर सारे क्लोन्स बनाएंगे ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सके ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से। द क्लोन हैव म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर इन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेटेड जीन। जो प्रोब होगा हमारा, जो म्यूटेटेड जीन है, म्यूटेटेड जीन का मतलब है कि ऐसा डीएनए का स्टैंड मान लीजिए जिसमें क्या होगा, कुछ जीन क्या हो गए, डिलीट हो गए या फिर उसमें ऐड हो गए, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे किसमें, म्यूटेटेड जीन के बारे में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो म्यूटेटेड जीन होंगे, ठीक है, चाहे डीएनए चाहे आरएनए जो भी स्टैंड लिया है, वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएगा अपने प्रोब के साथ, ये नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से जो फोटोग्राफिक फिल्म है इसमें हम नहीं देख पाएंगे म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये म्यूटेटेड जीन है, ठीक है। ये मेथड इतना अच्छा है जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, जो म्यूटेटेड जीन है उसको फाइंड कर पाएंगे। होता क्या है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि सिंगल स्टैंडर्ड आप डीएनए ले लीजिए, ठीक है,
या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कोई भी चलेगा, ठीक है, चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। तो इसको क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर देंगे, उसको टैग कर देंगे, ठीक है, उसको जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको हाइब्रिडाइज का मतलब कि मिक्सअप बनाते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइज सुनने को मिलता है ना कि कोई चीज़ को मिक्स कर दो तो उसका हाइब्रिडाइज्ड बीच वाला मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, हम सिंगल स्ट्रैंडेड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, हम उसको क्या करेंगे, टैग कर देंगे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, ताकि वो हमारा प्रोब बन जाए, ठीक है। जब प्रोब हमारा बन जाएगा, जब हाइब्रिडाइज्ड बनेगा, तो क्या होगा कि जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। ये प्रोब क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना लेगा। हम इसको कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, क्लोन कर लेंगे सेल में। और हम इसको कैसे डिटेक्ट, क्लोन का मतलब होता है कि हम ढेर सारी कॉपीज बना लेंगे सेम, ठीक है। तो हम इसे डिटेक्ट कैसे करेंगे, कौन म्यूटेटेड जीन है किस में नहीं है, कैसे पता करेंगे, इसको बोलेंगे टेक्निक को ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोब है वो कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए के साथ, अगर उसमें म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा। अगर नहीं प्रेजेंट है म्यूटेटेड जीन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए में, वो कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा। और जिसमें म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होंगे उससे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएगा हमारा प्रोब, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फोटोग्राफिक फिल्म बनेगी उसमें जो म्यूटेटेड जीन की कॉम्प्लीमेंट्री है वो भी अपीयर नहीं होगी। तो इससे हम फाइंड कर लेंगे कि कौन से जीन अच्छे हैं, कौन से जीन म्यूटेटेड हैं, ठीक। आगे चलते हैं। एलिजा का जो फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है। इसको हमने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में कि एड्स का जो पेशेंट होता है उसका जो चेकअप होता है एलिजा की हेल्प से हम करते थे, ठीक है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। ये जो एलिजा है किस पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन मेथड पे है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन लाइक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन। इसमें क्या होता है एलिजा में कि एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन क्यों लिखा गया है कि अगर वो पैथोजन अगर किसी भी होस्ट बॉडी में चला गया तो हम उसके एंटीजन से फाइंड कर लेंगे कि ये बीमारी है, या फिर होस्ट के बॉडी में जाने के बाद ये एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है हम उस एंटीबॉडी को निकाल के पता कर लेंगे कि किस पैथोजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बॉडी ने बनाया है, ठीक है। इसलिए लिखा गया कि इन्फेक्शन जो है पैथोजन द्वारा किया गया है एंटीजन, वो चाहे प्रोटीन हो सकता है चाहे ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंटीजन, ठीक है। उसकी हेल्प से हम पता कर लेंगे कि कौन सी बीमारी है, किसकी वजह से हुआ है डिसीज, या फिर हम डिटेक्ट कर लेंगे कि जो एंटीबॉडी सिंथेसाइज हुई अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है, एंटीबॉडी निकाल लेंगे। अगर हम लेट हो गए, एंटीजन नहीं फाइंड कर पाए, कुछ टाइम बाद जो ढेर सारे सिम्टम्स दिखे पेशेंट के अंदर, उसके अंदर एंटीबॉडी भी बनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके एंटीबॉडी को भी निकाल के चेक कर लेंगे कि किस पैथोजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी है, जिसकी वजह से हम बीमारी को जान जाएंगे, ठीक है। तो या एंटीजन को हम पहले से अगर डिटेक्ट कर लिए तो एंटीजन जानेंगे कि कौन से एंटीजन है, प्रोटीन का है कि ग्लाइकोप्रोटीन का है, उसकी हेल्प से हम बीमारी को पहचान जाएंगे। या फिर एंटीबॉडी जो बन गई है उस डिसीज के अगेन या उस पैथोजन के अगेन उसको मारने के लिए, तो क्या होगा, हम उसकी हेल्प से भी, एंटीबॉडी की हेल्प से भी हम जान जाएंगे कि किसकी वजह से हो रहा है, कौन सी बीमारी है ये। आगे चलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक, वो टॉपिक खत्म हो गया। हमने देख लिया बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ठीक, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन में। अब हम आगे पढ़ रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ये है कि हम एनिमल्स में भी क्या कर रहे हैं, कुछ जीन को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए लिखा गया है ट्रांसजेनिक। मतलब कि हम जीन को क्या कर दिए हैं, उसका चेंज कर दिए हैं, मैनिपुलेट कर दिए हैं, अलर्ट कर दिए हैं, ठीक है, एनिमल्स का भी, ठीक है। These are the animal whose genome has been alert by introduction of the foreign gene by manipulation. ये ऐसे एनिमल होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल जिनमें क्या होते हैं, जिनका जिनोम है, जो जीन है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, फॉरेन जीन से, बाय मैनिपुलेटेड मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो एनिमल है उनके भी जीन को हम चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इनको कहा गया है ट्रांसजेनिक एनिमल। एग्जाम्पल, ट्रांसजेनिक रैट के अंदर भी हमने क्या किया, जीन को चेंज करके ट्रांसजेनिक बना दिया, रैबिट को बना दिया, पिग्स, शिप, काउस एंड फिश, ठीक है, ये सबको बना दिया। ओवर 95%, ठीक है, द ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस, लगभग 95%, 95% ट्रांसजेनिक एनिमल है तो माइस है, चूहिया है, ठीक, फीमेल है ये। बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, क्या क्या बेनिफिट है, हमने क्यों ये जो एनिमल्स हैं हमने क्यों रैट, रैबिट, पिग, काऊ, फिश, ये सबको क्यों हमने ट्रांसजेनिक बना दिया, क्यों उनके जीन को हमने क्यों चेंज कर दिया, उसका कुछ बेनिफिट होगा हमें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम खाली बैठे हैं तो हम जीन सबका चेंज करते फिर, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं ना। तो हमने अपने बेनिफिट्स के लिए किया है। अब कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल से, तो पढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला,
टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन एंड दियर एक्शन ऑन द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। हमको स्टडी करना होता है कि जो भी हमने जीन चेंज किया है वो उसका क्या फिजियोलॉजी होगा, क्या क्या उसके चेंजेस होंगे, क्या डेवलपमेंट होगा। हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अगर हम किसी भी तरीके का जीन ऐड कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, हम तुरंत किसी होस्ट को नहीं दे सकते हैं। हमें उसको चेक करना पड़ेगा। ये एक हिसाब से हम ट्रायल कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया है, जिस चीज़ के लिए बनाया है, क्या ये बेनिफिशियल है, क्या किसी होस्ट को ये साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहे हैं। तो हम ये इसीलिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं, ताकि जो हम कोई भी जो जीन चेंज कर रहे हैं, अपना डिजायरेबल जीन जो भी ऐड कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, हम उसको चेक कर लें कि क्या क्या जो फिजियोलॉजी है चेंज हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये सब कुछ देखने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर अपना रिकम्बिनेंट डीएनए डालते हैं। एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर है उसके बारे में। Gene from other species that alter formation of these factor are introduced and the biological effect are studied. This give information about biological role of the factor. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इंसुलिन जैसा क्या ग्रोथ फैक्टर है, जैसे कि कोई जीन निकाल लिया हम किसी अदर स्पीसीज से, ठीक है। हमने क्या किया, अदर स्पीसीज से जीन निकाल के उसका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उसको हम जीन को ऐड कर लिए और हमने अपने वेक्टर में इंसर्ट करके ढेर सारे क्लोन बना लिए। और फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने पेशेंट को देने से पहले क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, उसको चेक करेंगे कि जो हमने बनाया है कि सही है कि गलत है। तो इसके बारे में दिया है कि जो जीन है अदर स्पीसीज से निकाले हुए वो अल्टर करते हैं फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। जो ये फैक्टर है इसके अल्टर करते हैं इसके फॉर्मेशन को। और इंट्रोड्यूस द बायोलॉजिकल इफेक्ट आर स्टडी, कि हमने जो भी बनाया है उसका क्या बायोलॉजिकल फंक्शन हमें दिख रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। दिस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर। ये हमको इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमने बनाया उसका जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो सही है कि नहीं। इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल पे हम इसको चेक करते हैं, ताकि अगर कोई भी रिजल्ट सही नहीं है, जो भी हमने बनाया वो सही नहीं है, उसका कोई उल्टा ही रिजल्ट आ गया, तो हम पहले से ही ट्रांसजेनिक एनिमल पे चेक कर लेंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि जो कुछ भी ये बना है ये सही है ह्यूमन वेलफेयर के लिए कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन डेवलपमेंट ऑफ डिसीज एंड देयर बाय न्यू ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ढेर सारी जीन क्या कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूट करके किसी भी बीमारी को क्या कर रही है, खत्म कर रही है या फिर उसका ट्रीटमेंट कर रही है। तो यहाँ पे ढेर सारी जो जीन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है बीमारी के अगेंस्ट, ठीक है, और वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक मॉडल ऑफ ह्यूमन डिसीजेस लाइक कैंसर, सिट्रस फिब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। ये जो 4 बीमारियां दी गई हैं, कैंसर हो गया, सिट्रस फिब्रोसिस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। कि अपने आप क्या होती है, बॉडी ना समझ ही नहीं पाती है कि उसके बॉडी का सेल है, वो अपने सेल को ही क्या करने लगती है, खुद के सेल को मारने लगती है बॉडी। उसको लगता है कि हमारी बॉडी ही हमारे लिए एंटीजन है, तो इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये अल्जाइमर, ठीक है। ये चारों जो बीमारियां हैं इसके लिए भी क्या हुआ, ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि हम ये जो चारों बीमारियों के अगेंस्ट जो भी हमने जीन बनाया है कि ट्रीटमेंट दे सके इन बीमारियों के अगेंस्ट, इसको भी क्या करते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कि हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। सम मेडिसिन कंटेन एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगी मिलती है। इसलिए महंगी मिलती है कि जो उसका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना, ढेर सारे जो भी यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट वो महंगे होते हैं, इसलिए हमको महंगी मिलती है। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन यूज्ड to produce biological product by introducing the gene which coded for particular product। क्या होता है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस कराते हैं जीन जो कि कोड करती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ये ट्रांसजेनिक एनिमल क्या करते हैं, ये खुद जाके कंट्रीब्यूट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में और ये जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं वहाँ पे, ताकि जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बन सके, तो एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। They are used to treat disease such as emphysema, phenylketonuria, PKU, cystic fibrosis, etc. ठीक है, ये कौन कौन सी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एम्फाइजमा हो गया, इसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में एल्वियोलाई होती है, उनका जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है, कम होने लगता है। ये ज़्यादा करके सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी होता है, और भी अलग इसके फैक्टर हैं जिसकी वजह से बीमारी होता है। जो एल्वियोलाई होती है ना, उसका सरफेस एरिया कम होने लगता है। जब कम होने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की प्रॉब्लम होने लगती है उस इंसान को। फिनाइलकीटोनुरिया, ये क्या है, एक डिसऑर्डर है,
ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिस्टिस फिब्रोसिस, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये सबको ट्रीट करने के लिए ये किया गया है। जैसे एग्जांपल दिया गया ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट इम्फाइजमा। ये जो इम्फाइजमा बीमारी है इसको किस तरीके से ट्रीट किया गया? इसको ट्रीट किया गया ह्यूमन की प्रोटीन है, ठीक है, ह्यूमन की प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये ह्यूमन की प्रोटीन है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, इम्फाइजमा जैसी बीमारी को ट्रीट किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। इन 1997 रोजी, ये काऊ का नाम है रोजी, प्यार से उसका नाम रखा गया है रोजी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ। ये पहली ट्रांसजेनिक काऊ थी कि मतलब हम इतना ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिले कि हमने काऊ के भी जीन को चेंज कर दिया अपने लिए। सोचो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कितना अपने आप को कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अपनी सारी चीज़ें कैसे लेना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ये है बायोटेक्नोलॉजी का। रोजी काऊ है जो कि 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है। पहली बार एक ऐसी काऊ बनी जिसके जीन में भी क्या हुआ, चेंजेस किया गया बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। प्रोड्यूसेस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। ठीक, ये ऐसी काऊ इसको बनाया गया कि ट्रांसजेनिक काऊ है। एक काऊ नॉर्मल थी, उसके जीन में चेंज कर दिया गया, ठीक है, उसको ट्रांसजेनिक काऊ बनाया गया 1997 में, जिसका प्यार से नाम रखिए रोजी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो गाय है ये जब दूध देगी ना तो इसमें जो इसका 1 लीटर जो दूध होगा उसमें क्या होगा 2.4 ग्राम क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। ठीक है, इसके 1 लीटर दूध में क्या होगा 2.4 ग्राम प्रोटीन होंगे, जो कि ह्यूमन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक, इट कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये कंटेन करता है कि जो ह्यूमन की प्रोटीन है उसका नाम है ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक, इट इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबी देन द नेचुरल काऊ मिल्क। जो नेचुरल काऊ है इन द सेंस कि हम ऐसी गाय पाल लेते हैं, ऐसे देसी गाय, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके मिल्क से भी ज़्यादा ये न्यूट्रिशनल है। क्यों न्यूट्रिशनल है? इसलिए इसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ये पहली बार जीन में चेंज किया गया इस काऊ के। ठीक है, 1997 में इसके जीन में चेंज किया गया कि ताकि जब ये दूध दे 1 लीटर दूध दे उसमें क्या हो 2.4 ग्राम क्या हो, प्रोटीन हो। कौन सी प्रोटीन हो? ह्यूमन की प्रोटीन हो जिसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, जो कि क्या मोर न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करे किसी नॉर्मल गाय से। ठीक है, और ये ज़्यादा हेल्पफुल किसके लिए है? ये जो ह्यूमन बेबीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हेल्दी है उनके लिए, तो ये कितना अच्छा है देखो। नेक्स्ट चलते हैं, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। ठीक है, हम कैसे वैक्सीन को टेस्ट करें? अगर कोई वैक्सीन बन गई है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये पैचेस बन चुके हैं वैक्सीन की ये हमारे ह्यूमन के लिए या ये डिसीज़ के अगेंस्ट सही है कि नहीं? अब इसका भी टेस्ट किया जाता है। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। जो ट्रांसजेनिक माइस हैं, जो चूहियाँ हैं ट्रांसजेनिक, उनमें क्या किया जाता है कि जो पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन बनती हैं, पोलियो बीमारी के अगेंस्ट, डिसीज के अगेंस्ट, तो क्या करती है उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन बन गई उसको कहाँ चेक करते हैं? ट्रांसजेनिक माइस में चेक करते हैं। इफ़ इट इज़ रिलायबल, अगर ये सब कुछ सही रहा, अगर हमने जो वैक्सीन बनाई है पोलियो के अगेंस्ट अगर ये माइस के अंदर सही रहा, फिर हम क्या करते हैं, देन दे कैन रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। फिर हम क्या करते हैं, मंकीज़ में चेक करते हैं कि मंकी को भी सूट कर रहा है ना ये जो वैक्सीन बनाए हैं पोलियो के अगेंस्ट। इसके बाद फिर ह्यूमन को दिया जाता है। कि मतलब देखो कितना क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहा है यहाँ पे कि हमारी वजह से कितनी लोगों की जान भी चली जाती है अगर हम देखें तो। क्यों? अगर मान लो ये वैक्सीन सही नहीं बनी तो ट्रांसजेनिक माइस की क्या हो, डेथ हो सकती है, मंकी की डेथ हो सकती है, कोई एलर्जी हो गई या फिर कुछ साइड इफेक्ट रह गए। ठीक, माइस तो इसलिए चेक किया जाता है कि ये सही है कि नहीं, लेकिन जो मंकी है ये हमारे ही क्लास के मैमल में ही आते हैं ना, तो इसलिए इसको मोर सिमिलरली चेक करना रहता है ना कि अगर हम किसी ह्यूमन को दे रहे हैं कोई वैक्सीन बना के तो उसके सिमिलर हम चेक करें ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी जो दवाइयाँ बनी हैं या जो भी हमने बनाया है ये सेफ है कि नहीं, ये टॉक्सिक तो नहीं है, जहर तो नहीं है कहीं। सम ट्रांसजेनिक एनिमल कैरी जीन, जो कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वो कैरी करते हैं जीन्स को, विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वो कैरी करते हैं कुछ ऐसे जीन कि जो बहुत जल्दी हमको बता दे, बहुत सेंसिटिव रहे किसके अगेंस्ट, टॉक्सिक जहर वाली चीज़ों के अगेंस्ट, जो कि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनमें पहले से क्या करते हैं, उनमें मैनिपुलेशन करा देते हैं, उनके जीन में चेंजेस करा, जिसकी वजह से जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वो कैरी करते हैं कुछ ऐसे जीन जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के अगेंस्ट। ठीक, और जो कि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल, जो नॉर्मल एनिमल है वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो सब्सटेंस है टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, कुछ वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है।
दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडी इट गिव इमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल जो ये जीन कैरी करते हैं ये तुरंत हमको बता देते हैं कि सब्सटेंस टॉक्सिक है कि नहीं, क्या इसका इफेक्ट है, ये हम इजीली स्टडी कर लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के हेल्प से। और ये इमीडिएट रिजल्ट देता है, ये तुरंत देता है, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम लगेगा, नहीं। ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल के जो जीन है ये तुरंत बता देंगे कि सब्सटेंस टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। और ये क्या करता है, इमीडिएट रिजल्ट देगा, इसका इफेक्ट हमें दिखा देगा। ठीक है, अगर टॉक्सिक रहेगा तो ट्रांसजेनिक एनिमल की डेथ हो जाएगी, नॉन टॉक्सिक रहेगा, सर्वाइव कर गया है ट्रांसजेनिक एनिमल, तो इसका मतलब ये चीज़ जो हमने बनाया है ये नॉन टॉक्सिक है, सारे सब्सटेंस सही हैं। ठीक है, और इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा। आगे चलते हैं, एथिकल इश्यूज, क्या क्या इश्यूज आते हैं। हम ये सब कुछ तो हो गया, हमने इसमें क्या देखे, हमने बेनिफिट्स देख लिए, कितना अच्छा अच्छा सारे बीमारियों का ट्रीटमेंट देख लिया, क्या क्या एग्रीकल्चर में इसकी यूज़ है, बायोटेक्नोलॉजी के, मेडिसिन में क्या यूज़ है, हमने सब कुछ पढ़ा। अब एथिकल इश्यूज क्या क्या आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं जो हम उसको सोचे ही नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में कॉजेज अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाई किए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसकी वजह से क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट आ सकते हैं, क्या क्या मीन्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहला, इंडियन गवर्नमेंट हैव सेटअप ऑर्गेनाइजेशन लाइक GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, to make decision about the validity of the GM में genetically modified research and the safety of GM organism for public services। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ भी बना के मार्केट में बेचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो इंडिया के गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेट किया है जिसका नाम क्या है, GEAC, इसका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। ठीक है, GEAC का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिसीजन लेते हैं कि जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई रिसर्च किया है, ये ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बना रहे हैं और जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के उसकी डेथ हो जा रही है, ऐसा नहीं है। कि अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सेफ्टी में देखते हुए चलें कि जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है उसकी भी सेफ्टी रहे। ठीक है, ये सब कुछ किसके अंडर में होता है, GEAC की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये डिसीजंस लेते हैं, क्या डिसीजन वैलिड है, क्या ये करना सही है, इस ऑर्गेनिज्म में ये जीन चेंज करना सही है, ये सारे डिसीजन जो होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी लेती है। और ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है जो भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म किए हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए। और दूसरा चीज़ कि अगर हमने जो कुछ बनाया है जिसको हम पब्लिकली सर्विस कर रहे हैं किसी को, तो उसको कोई दिक्कत ना हो, ये सब कुछ किसके अंडर में होता है, GEAC के अंदर में। आगे चलते हैं, बायोप्रेसी। बायोप्रेसी का मतलब, प्रेसी मतलब होता है चोरी, ये वर्ड काट दो, यहाँ पे देखो, प्रेसी का मतलब चोरी होता है। अब बायोप्रेसी का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपने जो बायो रिसोर्सेज है उसकी चोरी कर रहे हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। बायोप्रेसी, इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर एथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लोग खुद से चोरी करके अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, इसे बायोप्रेसी कहते हैं। अब इसको मैं अच्छे से डिफाइन करती हूँ कि बायोप्रेसी में क्या होता है कि जो बायो रिसोर्सेज हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, उसको बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से या बिना कोई प्रॉपर एथोराइजेशन, मतलब कोई गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ कोई परमिशन नहीं है, वो क्या कर रही है, कंट्री से अपना प्रोडक्ट बना रही है जो बायो रिसोर्सेज में, और उसको बिना किसी की चिंता किए, बिना किसी से हेल्प लिए, बिना किसी की परमिशन लिए वो बेच रही है। ठीक है, ये है बायोप्रेसी, मतलब कि हम बायो रिसोर्सेज की चोरी करके अपना प्रोडक्ट बना के, मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्ट बना के क्या कर रही है, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, बिना किसी प्रॉपर एथोराइजेशन के क्या कर रही है, अपना प्रोडक्ट बेच रही है, और इंसानों की भी कोई चिंता नहीं है उनको। Certain company have got patent for the product and technologies that make us the genetic material, plant, etc. has been identified, developed and used by farmer and indigenous people of the country. Example, बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम एक्सेट्रा। क्या होता है कि सर्टेन जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनियों ने क्या किया है, पेटेंट लिया है, गवर्नमेंट से पेटेंट लिया है, जो भी एथोराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन उससे पेटेंट लिया है, ठीक है, उससे परमिशन ली है एक हिसाब से प्रोडक्ट के लिए। और जो टेक्नोलॉजीज है जो यूज़ किया जा रहा है कि जेनेटिक में क्या किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, अपनी डिजायरेबल जीन डाली जा रही है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करें, जीन में चेंज कर रहे हैं, प्लांट्स के हुए या कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म के हम जीन में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि यूज्ड
जो फार्मर हैं और इंडिजिनियस पीपल हैं कंट्री के, उनका भी, उनकी जो भी वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर है, उनका भी सामान क्या किया गया है, पेटेंट ले लिया गया है और फिर उसको क्या करें, जेनेटिकली मॉडिफाई करके फिर उसको मार्केट में कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए बेच रही हैं। ठीक, एग्जाम्पल है बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन जो होते हैं, नीम, टर्मरिक एक्सेट्रा। ठीक है, जो बासमती राइस हैं मार्केट में जो बिक रहे हैं, ये क्या है, अलग अलग हमको वैरायटीज क्यों देखने को मिलती हैं किसी चीज़, इसलिए मिलती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीन में चेंज कर दिए गए हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ा दिए गए हैं, या फिर उसमें क्या किए गए हैं, अलग से न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड कर दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, इसीलिए हमें इतनी सारी वैरायटीज़ मिलती है मार्केट में देखने को। ठीक है, जो भी हर्बल मेडिसिन है, जैसे टर्मरिक हो गया, नीम हो गया, ये सब का जो भी लोग वहाँ जहाँ कंट्री में ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया में टर्मरिक नीम तो मिलता ही है, एकदम नेचुरल है, हर जगह मिल जाता है। लेकिन कुछ कंपनियां फॉरेन की आएंगी, ये टर्मरिक और नीम लेके यहाँ से जाएंगी, ठीक है, और अपने कंट्री में जाके इसका अच्छा सा कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेंगी, ये कह के कि नेचुरल है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक हिसाब से क्या है, बायोप्रेसी है। ठीक है, ये चोरी है, लेकिन अगर ये कंपनियां अगर पूरी तरीके से अच्छे से पेटेंट ले लें गवर्नमेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से बेचे, तो ये फिर ये सही रहेगा। आगे चलते हैं, बासमती राइस के बारे में पढ़ते हैं कि जो बासमती राइस है इसके बारे में क्या अच्छी बातें हैं। बासमती राइस हैज़ यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। जो बासमती राइस है किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए इतना फेमस है, उसका यूनिक सा अरोमा है, स्मेल अच्छा है, फ्लेवर अच्छा है, उसका टेस्ट अच्छा है खाने में। ठीक, इंडिया हैज़ 27 वराइटीज़ ऑफ बासमती। इंडिया में 27 वराइटीज़ है बासमती राइस की। In 1997, an American company got the patent right on basmati rice through the US Patent and Trademark Office। ठीक है, 1997 में कुछ और भी हुआ था, क्या हुआ था, रोजी आई थी हमारी। ये देखिए 1997 में हमारी रोसी आई थी, ट्रांसजेनिक, पहली ट्रांसजेनिक काऊ आई थी, जिसने क्या दिया, 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन दिया, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करता था नॉर्मल काऊ से। तो याद रहना चाहिए 1997 में हमारी प्यारी गाय ट्रांसजेनिक काऊ रोसी आई। ठीक, उसके साथ क्या हुआ 1997 में, और क्या हुआ, और हुआ जो अमेरिकन कंपनी है वो पेटेंट पा गई। किसका पेटेंट पा गई, बासमती राइस का, किसके हेल्प, किसके थ्रू, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। ठीक है, 1997 में अमेरिका की कुछ कंपनियां आई और बासमती राइस का पेटेंट पा गई कि हम बासमती राइस को अपने क्या उगाएंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ा के इसको मार्केट में बेचेंगे अपने बेनिफिट्स के लिए। उनको कहाँ से पेटेंट मिला, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से मिला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिस अलाउड द कंपनी टू सेल न्यू वैरायटी ऑफ बासमती। ये जो है, ये जो पेटेंट पा गई यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से, उनको अलाउ कर दिया गया अमेरिकन कंपनी को कि आप नई वैरायटी जो बासमती है उसको बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है, दिस वॉज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर वैरायटी। ये एक्चुअली क्या है, इंडियन फार्मर की वैरायटी है। हमारे यहाँ इंडिया में 27 वैरायटीज थी बासमती की। आया कोई अमेरिकन कंपनी, उसने देखा कि इंडिया में इतनी सारी वैरायटी हैं, तो एक वैरायटी मैं चुरा के मैं भी जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपने यहाँ बेचता हूँ, अमेरिका में बेचता हूँ, क्यों नहीं लोग खरीदेंगे, उनको लगेगा कि कुछ तो अलग है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ उसने क्या किया, इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी डॉर्फ वैरायटी एंड क्लेम एज नोवेटरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट तो ले लिया यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से, और उसने क्या किया, उसने बासमती जो इंडिया में है 27 वैरायटी, उसमें किसी एक वैरायटी को उसने उठाया। ठीक है, इंडिया की ही किसी एक वैरायटी को क्या क्या उठाया और उसको क्रॉस करा दिया, मीन्स क्रॉस इन द सेंस कि उसका हाइब्रिड बना लिया, किससे, सेमी डॉर्फ वैरायटी से। सेमी डॉर्फ का मतलब कि हाइट तो छोटी रहेगी, ठीक है, वो पैडी प्लांट जो राइस का प्लांट है वो छोटा रहेगा, वही उसको बोलते हैं सेमी डॉर्फ वैरायटी, और प्रोडक्टिविटी उतना ही रहेगी। ठीक है, और क्लेम करेंगे कि हमने कुछ नया आविष्कार किया है, बहुत बड़ा काम किया है, वैरायटी इंडिया की है, चुराया यहाँ से। ठीक है, जो हमारे यहाँ के फार्मर इतना बेचारे मेहनत कर करके ये यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं राइस का, बाहर की कंपनी आई अमेरिका की 1997 में, उसको पेटेंट मिल गया यूएस पेटेंट से, ट्रेडमार्क ऑफिस से, और उसने क्या किया, इंडिया की बासमती की वैरायटी ली और अपने यहाँ जाके सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ क्या कर दिया, क्रॉस करा दिया। ठीक है उनका, और इसके बाद क्लेम करने लगे कि हमने कुछ अलग किया है बासमती में। क्या अलग किया है ये तो नहीं पता, चोरी किया है और क्या। अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाई पेशेंट। ठीक है, जो और भी लोग सेल कर रहे थे बासमती को, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, किसके द्वारा, पेटेंट के द्वारा, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होगा, उनके पास परमिशन नहीं होगी, वो चोरी करके बासमती को बेच रहे होंगे, तो इसीलिए और सभी लोगों को जो इस तरीके के काम कर रहे हैं बासमती राइस का, उनके पास तो कुछ और नहीं रहेगा ना,
उनको ये सेमी डॉफ वैरायटीज़ के साथ इसलिए क्रॉस कराएं जो बासमती, इसलिए क्योंकि कहीं गवर्नमेंट को ये ना लगे कि इंडिया का ही प्रोडक्ट ले जाके बाहर बेच रहे हैं, ऐसा ना लगे। इसीलिए जो अमेरिकन कंपनी उन्होंने क्या किया है कि इंडिया का जो बासमती राइस है उसका एक लिया, ठीक है, उसका एक करेक्टर लिया और उनके क्या जो सेमी डार्क वैरायटी थी उसके साथ क्रॉस करा दिया। क्योंकि इंडिया में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी कम रही होगी। वो सेमी डॉर्फ का मतलब है कि जो हाइट है पैडी प्लांट की वो छोटी है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम रहा होगा, तो उन्होंने क्रॉस करा दिया कि प्रोडक्टिविटी इंडिया से ले ली और सेमी डॉर्फ उनकी यहाँ का करेक्टर है, ठीक है। तो और भी जो लोगों ने क्या किया, ये इस तरीके से सेलिंग कर रहे थे बासमती राइस को, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया पेटेंट के द्वारा, क्योंकि उनके पास कोई ऑथोराइजेशन नहीं होगा, कोई उनके पास परमिशन नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं। जनरली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, कि जनरली क्या होता है कि जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह होती है खूब ज़्यादा, वहाँ पे लोग ना बायोडाइवर्सिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उनको ट्रेडिशनल नॉलेज के बाद ज़्यादा नहीं पता बारे में, ठीक है। द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हैव रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसर्च। जो कंट्री डेवलप कर रही है या फिर अंडर डेवलप का मतलब है कि वो डेवलपमेंट में है अभी, ठीक है, तो क्या हो रही है, उनको अपनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता है, उनको अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में पता है, किसके रिलेटेड, जो हमने बायो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो ये सारे रिसोर्सेज, ये बायो रिसोर्सेज है, चाहे बासमती राइस हुआ, चाहे टर्मरिक हो चुका, चाहे नीम होगी, हमारे बायो रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है, यूजेस में आ रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया हैं वहाँ पे लोगों को अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, अपने पुराने कल्चर्स के बारे में नहीं पता है, क्या यूजेस हैं उनके बारे में नहीं पता है, उनको अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत कम नॉलेज है, ठीक है, पता तो है लेकिन नॉलेज कम है। लेकिन जो डेवलपिंग है और अंडर डेवलप कंट्री है उनको अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता है, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में अच्छे से पता है जो बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड है। It has to develop law to permit unauthorized exploitation of bioresources and traditional knowledge। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लॉ बने किसके अगेंस्ट, जो अनएथोराइज्ड है, जो लोग चोरी कर रहे थे, बायोप्रेसी कर रहे थे, उनके अगेंस्ट, ठीक है, और ट्रेडिशनल नॉलेज के अगेंस्ट। Indian Parliament has cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that has considered the patent term emergency provision and research and development initiative। जो इंडियन का पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट से क्या हुआ, बिल पास हुआ, उसमें क्या था कि इंडियन पेटेंट बिल, इसको बोलते हैं, जो इंडियन के पार्लियामेंट ने जो बिल पास की है सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, वो क्या है, इंडियन पेटेंट बिल, जिसमें बताया गया है कि जो भी पेटेंट का टर्म है या फिर इमरजेंसी प्रोविजन है या फिर जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, ये सब किसके अंडर आएंगे, ये आएंगे इंडियन पेटेंट बिल के अंदर, ठीक है। कोई भी बायोप्रेसी नहीं होगी कंट्री में, किसी भी तरीके से किसी की मनमानी नहीं चलेगी, किसी कंपनी की या किसी चीज़ की, ठीक है, ये सब किसके अंडर आएगा, जो इंडियन पेटेंट बिल है इसके अंदर। इन्होंने बताया है कि किसी भी तरीके की अगर कोई इमरजेंसी प्रोविज़न है किसी को, तो इसके हेल्प से आपको मिलेगा। किसी तरीके का जो रिसर्च है या डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ये सब कुछ आएगा इंडियन पेटेंट बिल के अंदर, ठीक है। और आगे देखिए, कुछ मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए गए, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, और किसी भी तरीके की कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।